हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको इंडियन म्यूज़िक कवर कराऊंगा, जो कि स्टैटिक जीके का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। क्यों मोस्ट डिमांडिंग है? इसलिए मोस्ट डिमांडिंग है, जो बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं, जो सर इंडियन म्यूज़िक करा दो, इंडियन म्यूज़िक करा दो। जब से नया वाला पैटर्न आया है ना, तो नए तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो कि एक तरीके से टफ़ इन नेचर के हैं। तो चलिए इन सभी को सॉल्व करेंगे। आज क्या क्या कवर करेंगे तो देखेंगे। बेसिक म्यूजिकोलॉजी, जो नए वाले पैटर्न में ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, इससे इसको कवर करेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, कर्नाटिक म्यूज़िक, घराना, फोक म्यूज़िक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फोक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सभी को आज कवर करेंगे। लेकिन एक कंडीशन के साथ, जो बस आपको एक सेट बाउंड्री में पढ़ना है, यानी कि बस इतना पढ़ लो। देखो, ऐसा है ना, जो मैंने पेपर को एनालाइज किया है इस लेक्चर को बनाने के दौरान, लगभग एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो भी 150-200 क्वेश्चंस हैं, वो सभी मैंने देखे हैं। और एक बात समझ में आती है, जो अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करा भी दूँ ना, तब भी आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि कोर म्यूजिकोलॉजी से सवाल पूछ रहे हैं, राग, ताल, स्वर, इन सभी से सवाल पूछ रहे हैं। और जब आप इसको एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो जब आप फ्रैगमेंटेड वे में सवालों को देखोगे तो इससे क्या हो जाएगा? क्या आपको लगता है ये रिपीट होने वाले हैं? अगर मान लो हो भी गए ना, तो क्या ऑप्शंस भी रिपीट होंगे? और ऑप्शंस भी अगर मान लो रिपीट हो गए, फिर भी दिमाग में नहीं बैठेगा। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, जो करना क्या है? तो करना यही है जो मैं आपको करा रहा हूँ। अभी सारी चीज़ों को मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से कवर कराऊंगा। सभी को मैंने अच्छे से डिवाइड कर रखा है। सारी चीज़ों को मैं सिस्टमेटिक ढंग से आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, बस आपको इतना कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल टारगेट हम लोग 100% का नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर 100% का टारगेट रखें तो आप बन जाओगे म्यूजिशियन, लेकिन मुझे आपको बनाना है ऑफिसर। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए 80% का ही टारगेट रखना होगा। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने बाउंड्री जब सेट कर ली, तो बस इतना आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आपको एग्जामिनेशन से पहले एक बार रिवाइज कर लेना है। तो एक बार आप मेरे साथ पढ़ लो और एक बार रिवाइज कर लेना, खत्म काम। इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं म्यूज़िक का डेफिनेशन क्या होता है। म्यूज़िक कहते किसे हैं? तो एक व्यक्ति हैं सारंग देव, इन्होंने बुक लिखी थी संगीत रत्नाकर। बहुत बार सवाल पूछते हैं और इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो संगीत रत्नाकर में इन्होंने म्यूज़िक का डेफिनेशन दिया। इनके हिसाब से वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और डांस, इन तीनों को कंबाइन करोगे तब जाके कंप्लीट आर्ट ऑफ संगीत तैयार होता है। तो एक अकेले को म्यूज़िक नहीं कहते हैं। वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और डांस, ये तीनों कंप्लीट आर्ट ऑफ संगीत के पार्ट हैं। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन हो गया आपका। अब आप समझो जो मेलोडी और हारमोनी क्या होता है। तो भाई, हमारे हिंदुस्तान का जो म्यूज़िक है ना, ये मेलोडी पे चलता है, और जो वेस्टर्न म्यूज़िक है वो हारमोनी पे चलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इंडियन म्यूज़िक सिस्टम में चलता है मेलोडी। मेलोडी में क्या होता है? तो आपको लीनियर सीक्वेंशियल नोट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक में क्या है? तो यहाँ पे हार्मोनिक साउंड आपको देखने को मिलेगा, साइमल्टेनियस नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, जब आप सितार बजाते हो तो ये सितार के तार हैं। तो आप एक बार में एक ही तार को स्ट्रक करते हो, फिर आप म्यूज़िक के हिसाब से फिर दूसरे तार, तीसरे तार, इस तरीके से इसी कॉम्बिनेशन में आप बजाते हो। लेकिन एक बार में एक ही तार को स्ट्रक करते हो, इसीलिए इसको लीनियर सीक्वेंशियल नोट्स कहा जाता है। लेकिन जब आप पियानो बजाते हो, जो कि वेस्टर्न म्यूज़िक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप दोनों हाथों से बजाते हो और आपके सारी उंगलियाँ फंक्शन कर रही होती हैं। ठीक है। तो ये क्या है? तो ये एक तरीके का साइमल्टेनियस नोट्स है। ठीक है। तो इसी को हम लोग हार्मोनिक म्यूजिक कहते हैं, जो कि वेस्टर्न म्यूजिक सिस्टम में चलता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं सवाल। अब समझो साउंड का फिजिक्स क्या है और इसका इंडियन म्यूजिक में क्या यूज़ है। सबसे पहली बात, साउंड को, म्यूजिक में साउंड को कहते हैं हम लोग नाद। दो तरीके के नाद होते हैं, एक होता है आहत नाद और दूसरा अनहत नाद। अब कहीं पे आपको आहद देखने को मिलेगा और अनहद देखने को मिलेगा। यहाँ पे टी है, टी का मतलब ट, कहीं पे आपको द भी देखने को मिलेगा। एक ही बात है। आहत नाद का मतलब क्या हुआ? जब आप कोई भी चीज़ से किसी को इम्पैक्ट करोगे, ठीक है, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा, या तो इम्पैक्ट के कारण, या फिर फ्रिक्शन के कारण, या फिर एयर प्रेशर के कारण। ठीक है। अब जैसे मान लो आप तबला बजा रहे हो, तो आप उस पर इम्पैक्ट कर रहे हो, आप तबला के मेम्ब्रेन पे इम्पैक्ट कर रहे हो, तो फिर वो साउंड आ रहा है। कभी फ्रिक्शन से साउंड आएगा, एयर प्रेशर से साउंड आएगा। जब आप कोई शहनाई बजा रहे हो, तो ये शहनाई जो है, मान लो ये जो ट्रम्पेट जो है,
यहाँ पे क्या होगा, आप फूंक मार रहे हो तब ये बज रहा है, तो ये सारा का सारा आहत नाद है। यहाँ पे आपको फ्रिक्शन और इम्पैक्ट और एयर प्रेशर देखने को मिलेंगे। लेकिन अनहद नाद जो है ना, वो समझ लो एक तरीके से स्पिरिचुअल साउंड है। ये आपके अंदर से आवाज़ बाहर आती है और बिना किसी चीज़ को टच किए हुए। फॉर एग्जाम्पल ओम, ओम को कॉस्मिक वाइब्रेशन कहा जाता है। समझ में आया? आप किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे हो, ये अंदर से आवाज़ आ रही है, तब जाके ओम सुनाई देता है। तो ओम क्या है? तो ओम है अनहद नाद। बस इतना आपको समझना है। ये अनस्ट्रक साउंड है, इस पे किसी भी प्रकार का आपने किसी चीज़ का स्ट्रक नहीं किया है। लेकिन आहत नाद जो है, ये आपका कोई भी प्रैक्टिकल म्यूजिक का बेसिस है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को स्ट्रक करोगे तभी आवाज़ आपको सुनाई देगी। ठीक है, अब बात करते हैं श्रुति क्या होता है। श्रुति का देखो संस्कृत वर्ड है श्रु, इसका मतलब होता है टू हियर। तो जो चीज़ आपको सुनाई देती है ना, जो आपको कोई भी नोट सुनाई देता है, कुछ भी आपको जो सुनाई देता है, उसको हम लोग कहेंगे श्रुति। ठीक है, तो फिर एक चीज़ आपने सुनी, वो हमेशा दूसरे से डिफर होगी होगी ना। तो इन दोनों में आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे? तो भाई जो सुनने का आपका आधार होगा, इसी से आपको समझ में आ जाएगा जो भाई ये कुछ और बात बोल रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ सा, फिर बोलूँ रे, फिर बोलूँ गा, तो तीनों अलग अलग है ना। तो आप फिगर आउट कर रहे हो ना जी, इसने सा बोला है, इसने रा बोला है, इसने गा बोला है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना, टोटल 22 श्रुति होते हैं। ठीक है, और जब आप सारे गामा पधनी, यानी कि जो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव इसको क्यों बुलाते हैं, जबकि सा रे गा मा प ध नी ही है, तो ये तो टोटल हो गए 7, यानी कि सप्तक। तो फिर इसको ऑक्टेव क्यों बुलाते हैं? ऑक्ट का मतलब तो होता है 8। तो भाई इसका मतलब ये है, ऑक्टेव आपका वेस्टर्न म्यूजिक में चलता है, जिसमें अलग से फिर से एक रिपीट हो जा रहा है ना। तो सारे गामा प ध नी सा पे रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको ऑक्टेव भी बोलते हैं। और हमारे यहाँ इसको सप्तक बोलते हैं। समझ में आया? हमारा जो सप्तक है ये पिच के आधार पे है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। बस अभी आप ये समझो, जब आप सारे गामा पधनी भी बोलोगे ना, तो इसमें आपको टोटल 22 श्रुतिज सुनाई देंगे। और ये बात कहाँ लिखी है? तो नाट्य शास्त्र में लिखी है। नाट्य शास्त्र के बारे में सुना है? नाट्य शास्त्र के बारे में मैंने आपको क्लासिकल म्यूजिक में पढ़ा, क्लासिकल डांस में पढ़ाया था। तो ये जो नाट्य शास्त्र जो है ना, वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और ये अभी भी आधार है किसका? तो क्लासिकल डांस का, ड्रामा का, म्यूजिक का। समझ में आ रहा है? तो ये एक बुक जो है वो अभी भी सबसे फाउंडेशनल टेक्स्ट है। तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ देगा जो इंडियन म्यूजिक का फाउंडेशनल टेक्स्ट कौन सा है, या फिर क्लासिकल डांस का फाउंडेशनल टेक्स्ट कौन सा है, तो आंसर विल बी भरत मुनिज नाट्यशास्त्र। समझ में आया? चलिए अब हम लोग स्वर की बात करते हैं, जो कि एक तरीके का म्यूजिकल नोट होता है। ठीक है, तो कोई भी आप साउंड सुनते हो ना, जो कि प्लीजिंग साउंड होगा, जो जिसको सुनने में आपको ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है ये साउंड? तो ये श्रुति का ही हिस्सा है। तो इसमें से आपने प्लीजिंग साउंड निकाल दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्वर। और ये हो गया आपका वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से म्यूजिकल नोट। समझ में आया? ठीक है, और ये क्या फॉर्म करता है? तो ये मेलोडी को फॉर्म करता है। जो मेलोडी जब भी हम लोगों ने देखा, 7 शुद्ध स्वर बोले जाते हैं। कौन कौन? तो सारे गा मा पा धा नी। समझ में आया? ठीक है, और हर स्वर जो है वो अपने आप में एक इमोशनल रेजोनेंस कैरी करता है, जिसको हम लोग रस कहते हैं। ठीक है, तो सा स्टेबल है, पा स्ट्रॉन्ग है, नी सॉफ्ट है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हमें बेस तो बनाना पड़ेगा ना सवालों को समझने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा? तो टोटल 22 श्रुतिज होते हैं। किसके हिसाब से? नाट्य शास्त्र के हिसाब से। इसमें से हमने 7 शुद्ध स्वर निकाल लिए हैं, जो कि है आपका प्योर नोट। समझ में आया? अब इसी प्योर नोट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं राग। राग क्या हो गया? तो मेलोडिक फ्रेमवर्क हो गया। समझ में आ गया? तो दोस्तों अभी हमने ये पढ़ा जी, ये जो सारे गामा पधा नी है, ठीक है, इसको हमने ऑक्टेव बोला है। ठीक है, अब इस ऑक्टेव में हमने ये देखा जो टोटल 22 श्रुति होते हैं, यही हमने समझा था, है ना। लेकिन इस 22 श्रुति में से स्वर कितने होते हैं? समझ में आ रहा है? तो स्वर कितने होते हैं? तो स्वर अभी हमने देखा ना, जो 22 श्रुति होते हैं एक ऑक्टेव में, लेकिन इस 22 श्रुति में से स्वर कितने होते हैं? तो आपने देखा जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। नहीं दोस्तों, ये तो प्योर स्वर हो गया, प्योर नोट्स। इम्प्योर भी होता है, यानी कि 5 विकृत स्वर होते हैं। टोटल 12 नोट्स होते हैं, याद करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा वो देखो। श्रुति कितने होते हैं याद करना पड़ेगा, अब यहाँ से सवाल बनेंगे। 22 किसने बताया? नाट्य शास्त्र ने। अब इसमें से आपको 7 जो है ना, इसमें 7 प्योर स्वर हो गए। क्लियर है?
अब इसमें से आपको 5 विकृत हो गए, विकृत मतलब इम्प्योर हो गया, लेकिन ये भी स्वर है। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए? सॉरी, यहाँ पे 5 लिखना था मुझे, तो टोटल हो गए 12। 12 म्यूजिकल नोट्स हैं। क्लियर है? तो ये बात आपने समझी। तो 12 नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्योर वाली की बात कर लेते हैं। तो इसका फुल संस्कृत नेम ये है। अगर पूछ दे तो छोड़ देना एग्जाम में, मत पढ़ना। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है जो मैंने हाईलाइट किया है। सबसे पहली बात, बेस नोट हो गया आपका सा, ये फंडामेंटल है और ये फिक्स रहेगा कोई भी राग में। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। राग आपने समझा ना, जो ये मेलोडिक कंपोजिशन है ना, तो इसमें आपको ये सा का पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगा। और भी किसी का फिक्स रहता है तो बिल्कुल रहता है पा का, सा पा। ठीक है, तो ये सा और पा जो है वो फिक्स्ड होते हैं। पूछते हैं सवाल, अभी हम लोग सवाल जब डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो अभी आपको गौर करना है। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। एक और बात आप समझो, तो जो हमारे यहाँ सा रे गा मा पा धा नी होता है, तो यहाँ पे वेस्टर्न इक्विवेलेंट क्या है? वहाँ पे क्या चलता है वेस्ट में? तो वहाँ पे चलता है डो रे मी फा सो ला टी। ठीक है, तो ये सेम है, सारे गामा पाधानी हमारे यहाँ डोरे मीफा सोलाटी वहाँ पे चलता है। ठीक है, अभी एक और बात समझो, तो ये जो आप प्रोनाउंस करोगे ना रे गा मा, तो इनका एक ये होता है, ऑरा होता है। कोई कोमल होता है, कोई शुद्ध मतलब कोमल ही होता है बेसिकली, सारे तो सारे। ठीक है, बस एक तीव्र होता है, ये आपको अलग से याद रख लेना है। तो जो भी एक्सेप्शन हो वो तो बिल्कुल याद रख लेना है। तो माँ जो है ना वो तीव्र होती हैं। समझ में आया? माँ का मतलब माध्यम, यहाँ से ये वर्ड आया है, फुल संस्कृत नेम है। तो ये होता है तीव्र। तो इतना आपने याद कर लिया? क्या क्या याद किया? तो यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है। अचल स्वर होते हैं आपको 2, सा और पा, और ये इसका कोई पिच पोजीशन कभी चेंज नहीं होता। तो राग जो तैयार होगा तो वहाँ पे जो भी सा और पा है उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। चल स्वर कौन होते हैं? तो जो मूवेबल होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, अब इनका कोमल और तीव्र में कैटेगराइजेशन हुआ है। किसका? तो चल स्वर का। तो कोमल कितने हो गए? तो रेगा धानी। ठीक है, और तीव्र कौन सा है? तो एक, और एक मात्र माँ। बस इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अचल एंड द चल स्वर इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? इसी बार का सीजीएल का सवाल है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बात आपको समझनी है। आप जब भी म्यूजिकोलॉजी के सवाल देखना तो सारे ऑप्शंस जरूर पढ़ना और कोशिश करना एलिमिनेट करने के। तो ऑल स्वर हैव फिक्स्ड पिच इन बोथ सिस्टम, गलत बात है ना, है ना। सा और पा फिक्स्ड होते हैं, अदर्स हैव वेरिएंट्स लाइक कोमल और तीव्र, बिल्कुल सही बात है ना। तीव्र कौन सा है? तो माँ होता है ना तीव्र, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोमल और तीव्र स्वर आर यूज्ड ओनली इन कर्नाटिक म्यूजिक, काट दो। जहाँ ओनली दिख जाए तो आप थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाना, मतलब देखना जो भाई ये सोचना जो ये सही नहीं हो सकता है, किस कंडीशन में मैं इसको सही मानूं, इस तरीके से आप सोचना। ठीक है, गा और नी ऑलवेज संग इन शुद्ध फॉर्म इन ऑल स्टाइल्स, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन। तो चलिए आपने एक पड़ाव पार कर लिया है। अब समझो रागा क्या होता है। रागा का मतलब राहुल गांधी नहीं, राग। ठीक है, वैसे राहुल गांधी भी आएंगे कहानी में। जब भी आप राग बनाओगे यानी कि मेलोडी बनाओगे, ठीक है, जब आप मेलोडी बना रहे होगे तो कुछ कुछ रूल होते हैं, वो आपको समझना है। सबसे पहला बात, जो हमने देखा सा, ये कंपलसरी है, ये होएगा ही होएगा राग में, इसके बिना कोई राग हो ही नहीं सकता। तो सजदा यानी कि सा मस्ट बी देयर अगर आप राग बना रहे हो। ठीक है, इतना तो आपने मान लिया। ठीक है, माँ और पा, माँ और पा में से एक न एक तो बिल्कुल होंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा टोटल मिनिमम मिनिमम 5 नोट तो होएगा ही होगा। इसके 5 अगर नोट्स नहीं हो रहे हैं तो उसको हम लोग राग नहीं मानेंगे। तो 5 नोट, माँ और पा में से एक, और सा मैंडेटरी। तो ये राग के रूल हैं, इससे सवाल आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब स्वर के डायनेमिक्स क्या हैं तो ऑलरेडी हमने देख लिया था, यही बात है, सेम चीज़ हमने ये वाली बात यहीं पे लिखी गई है बस। अब सप्तक के बारे में समझ लो। सप्तक जो भी मैं बता रहा हूँ, जो ऑक्टेव सिस्टम होता है, तो हमने समझ लिया ऑक्टेव नाम क्यों है, क्योंकि सा जो रिपीट होता है, 8वां जो है वो रिपीट होता है, इसलिए इसको ऑक्टेव सिस्टम कहते हैं। हमारे यहाँ इसको सप्तक कहते हैं। एक बात आपको समझना है, जो ये पिच रेंज के आधार पे होता है। ठीक है, अब इसके 3 कैटेगराइजेशन है। कौन कौन? तो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। नाम से लग गया होगा। तो ये है आपका लो पिच, और ये क्या है? तो ये मीडियम में हो गया, मिडिल ऑक्टेव है ये। ठीक है, और ये क्या होगा बताओ, खुद ही बताओ। तो हायर पिच।
समझ में आया? तो आपने कभी हारमोनियम देखा होगा तो उसमें इसी तरीके के कीज होंगे। तो कभी आपने देखा होगा लोग बजा रहे होंगे तो सारे, अगर दूसरा बजाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा और पिच हाई रहेगा, तो सारे, और बजाएंगे तो और तेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पिच के बेसिस पे हमने ऑक्टेव सिस्टम को डिवाइड किया है तीन। यहाँ पे कैटेगरी है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ठीक है, तो इससे सवाल बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिया है। आपको एग्जामिनेशन से पहले एक बार रिवाइज कर लेना है सवाल कहाँ पे बनेगा। तो एक तो ये पूछ देंगे जो इसमें से कौन सा सप्तक नहीं है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, या फिर पूछ देंगे जो किसका पिच हाई होता है, सबसे ज़्यादा हाई किसका होता है, तो भाई सबसे ज़्यादा तार सप्तक का होता है। या फिर आपको नोटेशन से पूछ देंगे। ठीक है, तो अगर मान लो आपने सा लिखा है और यहाँ पे नीचे में डॉट दे रखा है, यहाँ पे डॉट बिलो द नोट, तो ये हो गया मंद्र सप्तक। ठीक है, अगर कोई डॉट नहीं दिया है तो वो हो गया मध्य सप्तक, और अगर अबव में डॉट दिया है यहाँ पे तो वो होगा तार सप्तक। ये बात भी आपको समझनी है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये सवाल हमने ऑलरेडी देख लिया। चलिए अब राग के फ्रेमवर्क को समझते हैं। तो राग ऑलरेडी हमने समझ लिया, जो एक मेलोडी फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, और ये बात हमने ऑलरेडी रिपीट कर दी है। तो राग में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं आरोह और अवरोह। तो आरोह क्या हुआ, तो आप जब इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हो, सा रे गा, और अवरोह क्या हुआ, तो गा रे नहीं सा है ना, हाँ, तो गा रे सा उल्टा आ रहे हो ना, तो इसको उल्टा आने को कहते हैं अवरोह, और इधर जाने को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर को आरोह। ठीक है, कंडीशंस को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये रिपीट हो गया स्लाइड। चलिए इनसे मिलिए। कहानी ये है, जो संसद में ये सही घटना है, ऐसी बात है, सही। ठीक है, न्यूज़ ये था, जो लोकसभा डिस्टर्ब्ड ओवर द बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर रिमार्क ऑन राहुल गांधी इज कास्ट। तो बेसिकली चल रहा था जातीय जनगणना का मुद्दा, और उस समय में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। तो इस पे अनुराग ठाकुर ने बोला था, ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं, ठीक है, मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने ये बोला था, जो जिनकी खुद की जाति नहीं होती है वो जाति जनगणना करा रहे हैं, और इन्होंने कहा था जो क्या है राहुल गांधी की जाति। समझ में आया? तो क्या है रागा की जाति, मतलब राग, राहुल गांधी रागा की जाति क्या है। तो फिर यहाँ पे राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो ये तो स्वरा भास्कर, यानी कि ये तो स्वर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कहानी का मतलब क्या हुआ? तो इस कहानी का मतलब ये है, जो जाति क्या होता है, तो जाति इज द क्लासिफिकेशन ऑफ राग बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि स्वर यूज्ड इन द स्केल। तो यानी कि आप किसी भी राग को क्लासिफाई करोगे जाति के बेसिस पे, तो आपको स्वर को देखना पड़ेगा, जो इसमें कितने नंबर ऑफ स्वर हैं। याद वैसे नहीं रहेगा, लेकिन इस स्टोरी से बिल्कुल रहेगा। अब समझ में आया? अरे भाई, किसको संगीतज्ञ बनना है तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा ना, हमें एग्जाम निकालना है। तो कभी भी राग का जाति देखा जाता है, ठीक है, तो स्वर देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है जो भाई आरोह में कितनी जाती हैं और अवरोह में कितनी जाती हैं, मैंने यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो, जो अगर 5 नोट्स हैं तो इसको हम लोग कहेंगे ऑडव, और अगर 6 नोट्स हैं तो इसको कहेंगे शॉडव, और अगर 7 नोट हैं तो इसको कहेंगे संपूर्ण। मतलब इसमें सातों नोट्स हैं, सारे गामा पधा नी। ठीक है, इसमें 6 हैं, इसमें 5 हैं, और मिनिमम पाँच पाँच ही होने चाहिए ना, ये हमने पढ़ा है ना, किसी राग के लिए 5 तो होने ही चाहिए। अब इन सभी का अगर कंबाइंड फॉर्म निकाले, मतलब ये आपका एक डेटा हो गया और दूसरा डेटा है आरोह और अवरोह, तो फिर आपसे ये पूछा जा रहा है जो कितने पॉसिबल जाति कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 9 पॉसिबल जाति कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्लियर है? ऑडव, शॉडव, सॉडव, संपूर्ण, इन सभी का एक 9 कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है? तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा, तो हमने समझा जाति राग की आइडेंटिटी को बताता है ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स काउंट, यानी कि स्वर के काउंट के आधार पे 5, 6, 7 ये जो होते हैं ऑडव, शॉडव एंड संपूर्ण, एसेंट एंड डिसेंट। अब आप मुझे ये बताओ, जो क्या इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये काम आएगा भी एग्जामिनेशन में? अरे भाई बिल्कुल आएगा, ये लो ना आ गया। ठीक है, सीजीएल का सवाल है 2025 में, पूछा जा रहा है जो अ राग दैट कंटेन्स 6 नोट्स इज क्लासिफाइड अंडर द कितने जाति, 6 नोट्स हैं तो सॉडव होगा ना। समझ में आ गया? शॉडव, ऑडव का मतलब होता है 5, संपूर्ण का मतलब होता है 7, त्रिशा कुछ और ही होता है, त्रिशा के बारे में अभी हम लोग आगे कहानी में पढ़ेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ ली। अब बात करते हैं स्वर का फंक्शनल रोल क्या होता है। आपने जो भी सा रे गा मा पा धा नी जो समझा है, तो इसका राग में क्या उपयोग है। तो एक होता है वादी स्वर, जिसको हम लोग कहते हैं किंग नोट, और ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसलिए मैंने इसको येलो में हाईलाइट कर दिया है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा मकसद है जो आपको मार्क्स आए और आपका एग्जाम निकले। तो समझो सिर्फ राग गाया जा रहा है। अब इसमें जो वादी स्वर जो है ना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्फेसाइज नोट्स होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, जो एक किंग नोट होता है,
क्वीन नोट या फिर मिनिस्टर नोट किसको कहते हैं, तो समवादी, मतलब वादी के नीचे समवादी। क्लियर है? सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट नोट। ठीक है, पूछ देते हैं जो सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट नोट कौन सा होता है। ठीक है, जो कि आपको यूजुअली लोकेटेड अ फोर्थ और फिफ्थ इंटरवल अवे फ्रॉम द वादी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो, किंग नोट ये होता है वादी स्वर, और संवादी मिनिस्टर या फिर क्वीन नोट। फिर एक होता है अनुवादी स्वर जो इसका अटेंडेंट होता है। ठीक है, और जो कि सपोर्ट करता है वादी और संवादी को। सीधे पूछेंगे आपको वादी और संवादी स्वर को सपोर्ट करने के लिए कौन सा होता है, तो अनुवादी। और एक होता है विवादी जो कि विवाद खड़ा करता है, इसीलिए इसको फॉरबिडन या फिर एनिमी नोट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट डालना पड़ता है राग में, ठीक है, या फिर टेंशन का माहौल लाना पड़ता है, अचानक से कुछ आ गया, ठीक है, जैसे मान लो अचानक से मूवी में गुंडे की एंट्री हो गई, तो फिर विवादी भाई साहब आएंगे, यानी कि विवादी स्वर आएगा। बस इतना ही आपको समझना है। लीजिए सवालों को सॉल्व कीजिए। सवाल यह है, व्हाट डज द टर्म वादी रेफर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राग। बताओ। द रिदम ऑफ रागा होगा? नो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इन द रागा, बिल्कुल सही बात है। द कंपोजिशन बेस्ड ऑन अ रागा, इसको नहीं कहेंगे। द मेलोडिक ऑर्नामेंटेशन यूज्ड इन रागा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इन द रागा। क्लियर है? अब चलिए फटाफट उन सभी सवालों को देख लेते हैं जिनसे ये सारी चीज़ें हमारे दिमागों में बैठेंगी। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में दिया है, फटाफट आप सॉल्व करो। तो हाउ मेनी टोटल श्रुतिज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट लाइक नाट्यशास्त्र, तो 22 श्रुतिज, इतना हमने समझ लिया है ना। विच टू नोट्स इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर टर्म्ड अचल स्वर, कौन कौन सा है, तो भाई सा है, सजदा और पा यानी कि पंचम। ठीक है, वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्केल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रागा, बताओ मिनिमम कितना होता है, तो 5 नोट्स, ऑर्डर ऑफ जाति। ठीक है, वट टर्म इज गिवन टू द प्राइमरी मोस्ट एम्फेसाइज्ड नोट ऑफ अ राग, तो राइट आंसर इज वादी स्वर। तो व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड द वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, बताओ क्या है। तो भाई हमारा जो इंडियन म्यूजिक जो है वो मेलोडिक है, यानी कि मोनोफोनिक है, यानी कि लीनियर है, यानी कि सीक्वेंशियल है, वाइल द वेस्टर्न म्यूजिक इज हार्मोनिक, पोलीफोनिक और वर्टिकल। ठीक है, हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक वाले इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों से सवाल बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना अगर हमने पढ़ लिया तो एक स्टेप आपने पार कर लिया। अब ये जो म्यूजिकोलॉजी है उसमें बचता है राग के बारे में थोड़ा और पढ़ना है। ठीक है, राग और ताल के बारे में, लेकिन समझो आपने मेन वाला काम कर लिया। ठीक है, अब समझो एंशिएंट हिस्ट्री, वैदिक ओरिजिन्स और हिस्टोरिकल म्यूजिक टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, भाई मुझे ये बताओ म्यूजिक का वेदों में कहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है, तो भाई इसके लिए हम लोगों ने अलग से एक वेद ही बना दिया है, सामवेद। तो सामवेद ने क्या किया है, जो ऋग्वेद का जो भी म्यूजिकल वाला पार्ट जो था ना, ठीक है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ द हाइम्स फ्रॉम द ऋग्वेदा सेट टू द म्यूजिकल स्केल्स, जिसको हम लोग कहते हैं समागम। ठीक है, तो फिर आपसे सीधे सवाल पूछेगा जो इसमें म्यूजिक और डांस से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो आंसर इज सामवेद। कैसे याद रखोगे, तो बहुत ही एक कॉमन ट्रिक होती है जिसका नाम है मुजदा सागा, MUSDA, म्यूजिक एंड डांस, ठीक है, इज रिलेटेड टू सागा यानी कि सामवेद। याद रहेगा? अरे यार मिटो। तो ये आप नोट कर लेना, जो नोट्स मिलेंगे ना उस पर आप लिख लेना किसी भी तरीके से, पेन से लिख देना, डिजिटल पेन से काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब माउस से भी लिख लोगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो मुजदा सागा याद रखना, सीधे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो होता ये था, जो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट हुआ करते थे पहले, ठीक है, जिनका नाम था उद्गत, सीधे पूछते हैं सवाल। ठीक है, वो इसका रिसाइटल करते थे, सामवेद में जो भी हाइम्स दिए हुए रहते थे, श्लोक दिए रहते थे, उसका रिसाइटल करते थे ड्यूरिंग द वैदिक रिचुअल्स एंड द सैक्रिफाइसेस। अब इसका सब वेद है, यानी कि उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है, सीधे पूछेंगे जो गंधर्व वेद किसका उपवेद है, तो सामवेद का उपवेद है, याद रहेगा। ठीक है, अब जिनके पास मेरा कोर्स का एक्सेस है तो आपको मिल जाएगी इंडियन लिटरेचर वाली वीडियो। ठीक है, इन सभी का कॉम्बिनेशन उसमें है, आप एक बार जरूर इसको देख लेना। इंडियन लिटरेचर से पहले भी सवाल बनते थे, अभी भी सवाल बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो गंधर्व वेद इज द उपवेद ऑफ सामवेद। ठीक है, अब इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, तो साइंस ऑफ म्यूजिक, डांस एंड एकॉस्टिक्स, इनके बारे में वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब वैदिक चैंटिंग होता था, ठीक है, वैदिक चैंटिंग को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है 2008 में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी वैदिक चैंटिंग होता था, ठीक है, तो उसमें 3 टोनल एक्सेंट्स देखने को मिलते थे। एक होता था उदत्त, दूसरा अनुदत्त और तीसरा सवृत्त। याद करने की जरूरत है? आंसर इज नो, बस आपको समझना है।
क्यों समझना है? इसलिए समझना है क्योंकि यही 3 आगे चल के 7 नोट्स यानी कि सप्तक में कन्वर्ट हो गए। ठीक है? और मार्गी संगीत जो है ना, इसको किसको कहते हैं मार्गी संगीत? तो सैक्रेड क्लासिकल म्यूजिक रूटेड डायरेक्टली इन एंशियंट वैदिक ट्रेडिशंस, इसी को हम लोग मार्गी संगीत कहते हैं। और इसी के ऊपर में सवाल भी आया था। जो मार्गी संगीत इज एंशियंट इंडियन म्यूजिक वाज रूटेड इन, भारतीय प्राचीन भारतीय संगीत में मार्गी संगीत की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो बताओ किससे हुई थी? वैदिक ट्रेडिशन से हुई थी। क्लियर है? चलिए, अब आपने वेद वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं एसेंशियल एंशंट म्यूजिक टेस्ट एंड ऑथर्स। तो बेसिकली ये सारे बुक्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आपको नोट्स मिलेगा तो आप इसको आराम से देख लेना कौन कौन से फिगर है। ये फिगर मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको याद रहे, दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर रहे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था संगीत रत्नाकर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये रहा ना, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो, मैंने एक टेबल ही बना दिया है और इसमें वो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स भी लिख दिए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंडियन म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है नाट्यशास्त्र, किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि में, भरत मुनि के द्वारा। कब लिखा गया था? तो 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी ED, बहुत लंबा कार्यकाल है, समझ रहे हो, 400 सालों का है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हमने क्लासिकल डांस के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो देवता लोगों को मन नहीं लग रहा था वो जाके ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं जो भाई मजा नहीं आ रहा है, कुछ बना दो। तो 5th वेद का निर्माण हुआ। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? तो ये सारी बातें नाट्यशास्त्र में लिखी गई हैं। तो 5th वेद, ठीक है, तो ये म्यूजिक डांस ये सारा का सारा 5th वेद का हिस्सा है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 22 श्रुतिज, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और 4 इंस्ट्रूमेंट क्लासेस, तत्, अवधन, अवनद, सुशिर और घन। अभी हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब कवर करेंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट, बृहदेशी। ठीक है, बृहदेशी किसके द्वारा लिखा गया था? तो मतंग मुनि के द्वारा लिखा गया था। पहला क्वेश्चन ये सीधे बन के आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, जो पहली बार राग को किसने डिफाइन किया था? तो मतंग मुनि ने किया था, बृहदेशी अपनी किताब में। ठीक है, और इस तरीके से गंधर्व से निकल के, गंधर्व क्या है? तो भाई गंधर्व वेद जो रिचुअल चैंटिंग में हमने अभी देखा था। ठीक है, वहां से निकल के हम लोग रीजनल म्यूजिक देशी में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ, अभी एक बात तो हमने समझ ली। तो अभी तो म्यूजिक म्यूजिक चल रहा है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक ये कहाँ से आ गया, जो कि एग्जामिनेशन का फेवरेट है? तो भाई 13th सेंचुरी में एक बंदे थे, मतलब एक आदमी थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सारंगदेव। इन्होंने किताब लिखी संगीत रत्नाकर। ठीक है, और ये अभी तक का मोस्ट अथॉरिटेटिव, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ वर्णन करके दिया गया है। रिटन किसके द्वारा लिखा गया था? तो सारंगदेव। सारंगदेव जो थे ना, इनको कौन पैट्रोनाइज करता था, यानी कि इनको कौन शरण देके या फिर संरक्षण देता था? तो यादव कोट ऑफ देवगिरी, याद करो। अच्छा, यादव कोट ऑफ देवगिरी, बस इतना याद रखना। ठीक है, ब्रिज बिटवीन द प्री इस्लामिक एंड द पोस्ट इस्लामिक एराज। ठीक है, और यहाँ से हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक जो होता है ना, वो अलग अलग होते हैं कहानी में। समझ में आया? तो इस किताब में संगीत रत्नाकर में ये सारी बातें दी गई हैं। ठीक है, तो इनसे बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल तो यही है, जो संगीत रत्नाकर किसने लिखा है? दूसरा, सारंगदेव किसके पैटर्न में थे? तो यादव कोट में थे, यादव कोट ऑफ देवगिरी। ठीक है, और कब से आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक का डिफरेंस देखने को मिला? तो सारंगदेव ने ये सारी बातें लिखी हैं तब से, 13th सेंचुरी के बाद से। ठीक है, उसके बाद मान उल्लास। ठीक है, मान क्या लिखा हुआ? मान सोल्लास, यानी कि मान और उल्लास से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये सोमेश्वर थर्ड के द्वारा लिखा गया था। कब की बात है? तो 12th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये है एक तरीके का इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, जो कि वेस्टर्न चालुक्य किंग के द्वारा दिया गया था, जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कोर्ट आर्ट्स के बारे में दिया गया है। संगीत परिजात, अहोबाल, अहोबाल। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? तो स्वर और वीणा स्ट्रिंग लेंथ को, मतलब वीणा के स्ट्रिंग लेंथ पे इन्होंने स्वर बनाया था। तो जैसा कि आप जो स्ट्रिंग होता है ना, इससे सारे गामा बजाते हो। ठीक है, तो सब पहली बार संगीत परिजात में इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया था, अहोबाल के द्वारा लिखा गया था। बस इतना याद रख लेना। राग विधोब विबोध। ठीक है, राग विबोध पे इस बार सवाल भी आया था, जो पंडित सोमनाथ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और इन्होंने राग को क्या किया था? तो इसको, मतलब इसका एसेंस बताया था, और स्वर लक्षण यानी कि टोनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। राग दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है, राग दर्पण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक व्यक्ति थे मान सिंह तोमर, ग्वालियर वाले। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है, मान सिंह नाम भूलना नहीं है। तो मान सिंह जो किंग थे ना, उनको म्यूजिक से बहुत ज़्यादा लगाव है। यही कारण है जो सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को कहा गया है। क्यों? क्योंकि मान सिंह वहाँ के थे, वहाँ पे इनका किला भी है। ठीक है, मान महल जो नाम है उसका, कभी आप गूगल करना आपको दिखेगा।
तो आपको अंदाज़ा लगेगा। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज किया था म्यूज़िक को और ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, तो इन्होंने एक संस्कृत किताब लिखी थी मान कुतूहल। सीधे पूछते हैं सवाल, ठीक है। तो इस कब लिखा था? तो औरंगज़ेब के समय में लिखा था, ठीक है, 17th सेंचुरी में। तो नहीं, बेसिकली मान कुतूहल पहले लिखा गया था, तो 17th सेंचुरी में फ़कीरुल्लाह जो थे ना, उन्होंने इसको मान कुतूहल को राग दर्पण में ट्रांसलेट किया था। पर्शियन ट्रांसलेशन है ये इसका, ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मान सिंह तोमर, ठीक है। इन्होंने लिखा मान कुतूहल और औरंगजेब के समय में 17th सेंचुरी में फ़कीरुल्लाह ने इसका ट्रांसलेशन किया था राग दर्पण के फॉर्म में। तो पूछते हैं राग दर्पण है क्या? तो पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ किंग मान सिंह तोमर संस्कृत ट्रीटीज मान कुतूहल। क्लियर है? चलो एक सवाल देख लो, सीजीएल का इस बार पूछा गया है। विच क्लासिकल म्यूजिकल ट्रीटीज कंपोज्ड इन 13th सेंचुरी सीई बाय सारंगदेव इन महाराष्ट्र इज कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन इंडियन म्यूजिकोलॉजी? बताओ कौन सा होगा? तो भाई यहाँ पे फाउंडेशनल टेक्स्ट तो है आपको नाट्यशास्त्र, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे सारंगदेव वाला पूछा जा रहा है, जो कि एक तरीके से वो भी एक तरीके का इंडियन म्यूजिकोलॉजी के लिए तो फाउंडेशनल टेक्स्ट था, ठीक है। तो इसमें क्या नाम होगा भाई? सारंगदेव के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? तो संगीत रत्नाकर। समझ में आ रहा है? अभिनय दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था बताओ? तो नंदीकेश्वर, याद है? नंदीकेश्वर कैसे पता चला था? हमने हमने पढ़ा था कहाँ पे? तो क्लासिकल डांस वाले वीडियो में। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि, भरत मुनि। समझ में आया? एक और सवाल देखो, इन राग विवोध Pandit Somnath defined the rag through Dev Maya Swarup ethos. Which of the following denotes its tonal structure? तो राइट आंसर इज स्वर लक्षण, ठीक है, स्वर लक्षण। ऑप्शंस को अगर देख के समझ में आ जाए तो ठीक बात है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा भी है ना, ये रहा ना, राग विबोध स्वर लक्षण, है ना, और देव माया स्वरूप, दो चीज याद रखना है। स्वर लक्षण है टोनल स्ट्रक्चर और देव माया स्वरूप जो है वो एसेंस। अगर ये यहाँ तक याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, टफ सवाल है ये, ठीक है। ऑप्शन से वैसे एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि जब आपने जाति पढ़ लोगे, बाकी की सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, तो फिर आप यहाँ पे पहुँच ही जाओगे, ठीक है। अब चलिए, यहाँ तक एंशिएंट था, अब मेडाइवल ट्रांजिशन होगा। मेडाइवल ट्रांजिशन में हम लोग देखेंगे कोर्ट पैट्रोनेज वगैरह के बारे में, ठीक है। शुरुआत होती है आमिर खुसरो, यानी कि अब हम लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में एंटर कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, जो आमिर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। कैसे याद रखा है हमने? तो एके, ठीक है, अरविंद केजरीवाल नहीं, मतलब आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, याद रहेगा, एके। इनको पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि तूतिए हिंद। दूसरा सवाल यही पूछेंगे, जो तूतिए हिंद किसको कहते हैं? तो आमिर खुसरो के कहते हैं, ठीक है। और ये कोर्ट पोएट थे किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। तो इन्होंने एक काम किया, जो भाई पर्शियन म्यूजिक जो है ना, उसको इंडियन म्यूजिक में मिला दिया, ठीक है, और इस तरीके से नया म्यूजिक स्टाइल बनाया। क्या? तो ख्याल, कव्वाली, तराना। तो पूछेंगे आपसे, जो कव्वाली के इन्वेंटर कौन है, ख्याल के इन्वेंटर कौन है, तराना के कौन है? तो आमिर खुसरो। और इन्होंने बस म्यूजिक में ही कुछ ये ऐसा नहीं किया, इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी ऐसा किया, ठीक है। तो इन्होंने सितार की खोज की, ठीक है, मतलब बेसिकली एक सहतार था, जो कि लोकल फोक इंस्ट्रूमेंट था, उसको इन्होंने सितार बनाया। और इसके अलावा जो पखावज होता है, पखावज को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। पखावज आपको ऐसा दिखता है ना, जो एक तरफ से छोटा होता है और एक तरफ से बड़ा होता है, ऐसा होता है ना, यही होता है ना पखावज, ऐसा ही होता है ना, जो गले में टांग के बजाते हैं, वंगाला डांस में, मेघालय वाले में मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको तोड़ दिया दो भागों में तोड़ दिया, ठीक है। तो अब हो गया ये तबला, समझ में आया? तो इस तरीके का तबला हो गया। चलिए, मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर, 15th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो इन्होंने ध्रुपद को आगे बढ़ाया, इसीलिए सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर कहते हैं, क्योंकि इनका घर था ग्वालियर, मतलब ये ग्वालियर के उस समय में राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने मान कुतूहल बनाया, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर मुगल गोल्डन एज, अकबर कोट, तानसेन। तानसेन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। ये आपको अकबर के नौरत्न कहलाते थे, ठीक है। इन्होंने रॉयल राग दिया, कौन कौन? तो राग दरबारी, कन्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी। पूछते हैं सवाल, तीनों याद रखना। वैसे राग हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको आइडेंटिफाई करके दे दूंगा जो कौन सा तानसेन का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं सभी से आते हैं। तो राग दरबारी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, ये सारे के सारे तानसेन के द्वारा दिए गए हैं। चलिए, सवाल था, राग मियाँ मल्हार इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिनाउंड म्यूजिशियन? ठीक है, तो राइट आंसर इज, बताओ, तानसेन। कोई दिक्कत है?
कोई परेशानी नहीं है ना? तो देखो राग गाने वाले आप बाकी का ऑप्शन एलिमिनेट ही कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक बार इन एंड आउट चीज़ों को तो देखोगे ना, तो फिर तभी तो आप एलिमिनेट करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बताया है, बनाया है कोर्स, जो बस आपको इतना कर लेना है, काम आपका हो जाएगा, इसी से आपका काम हो जाएगा। विच वेद इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? सामवेद, म्यूजिक, मुसडा, सागा, बस याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? इन विच एंशियंट टेक्स्ट डज द वर्ड राग अपीयर इन द वेरी फर्स्ट टाइम? तो भाई राग पहली बार मतंग मुनि के द्वारा विदेशी बुक लिखा गया था, उसमें था ये, याद रहेगा। ठीक है, तो फिर अब ये बताओ मुझे, जब सामवेद को गाने वाले स्पेशल प्रीस्ट को क्या कहते थे? तो भाई हम लोग इसको कहते थे उद्गत। 13th सेंचुरी में कौन सा किताब सारंग देव के द्वारा लिखा गया था, जो कि बोथ हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बन के सामने आया? तो राइट आंसर इज संगीत रत्नाकर। ठीक है। हु ट्रांसलेटेड किंग मान सिंह तोमर संस्कृत वर्क मान कुतोहल इनटू द पर्शियन अंडर द नेम राग दर्पण? तो राइट आंसर इज फकीरुल्लाह। क्लियर है? चलो, इतना अगर आपने कर लिया तो अब हम लोग हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक के डिफरेंस को समझने के लिए तैयार हैं। दोस्तों दोनों के डीप में बिल्कुल नहीं जाएंगे, बस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे। और दोनों को मैंने मिक्स कर रखा है इसलिए क्योंकि आपको मैं समय समय पे आइडेंटिफाई कराता रहूँगा जो कौन सा हिंदुस्तानी है, कौन सा कर्नाटिक है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो मिक्सड रूप में आप देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ लोगे, आपका फोकस बना रहेगा जो कौन सा हिंदुस्तानी है, कौन सा कर्नाटिक है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले दो व्यक्तियों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो आते हैं कहानी में वेंकट मखिन। ये कौन है? तो भाई 17th सेंचुरी में कर्नाटिक म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं। तो हमने देखा, एक चीज़ गौर किया होगा, जो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ तो इसको सीरीज में बता रहा हूँ। हम लोगों ने देखा एंशियंट टेक्स्ट, वैदिक समय से देखता चला आया, फिर इस एंशियंट टेक्स्ट के बाद मेडाइवल, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब 17th सेंचुरी पे आ चुके हैं। ठीक है, तो कर्नाटिक म्यूजिकोलॉजिस्ट थे वेंकट मखिन। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है चतुर्दंडी प्रकाशिका। ठीक है, चतुर्दंडी का मतलब होता है 4 पिलर्स। 4 पिलर्स में क्या क्या आता है? तो गीत, सॉन्ग, प्रबंध यानी कि कंपोजिशन, फिर आता है रिदमिक पैटर्न, ठीक है, ताल कह लो, ताय कर लो, ठीक है, और अलाप्ति यानी कि इम्प्रोवाइजेशन, इसको मिला के चतुर्दंडी प्रकाशिका तैयार हुआ है। ठीक है, इतना अगर आपने जान लिया चतुर्दंडी प्रकाशिका तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल मत भूलना जो इन्होंने 72 मेला कार्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जो कि पेरेंट स्केल्स ऑफ राग है। क्या मतलब है इस बात का? तो इसका मतलब ये है, जो सबसे पहली बात ये समझ लो, जो इन्होंने 22 श्रुतिस, गमक और ताल स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कहाँ पे? तो यही चतुर्दंडी प्रकाशिका में। अब मेला कार्ता सिस्टम क्या होता है ये समझ लो। आपको मैं कहूँगा जो भाई ऐसा है, जो हमारे दादाजी बहुत ही अच्छा गाते थे। क्या गाते थे? तो इस तरीके से गाते थे। आपने कुछ सीखा? नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि आपके जनरेशन में वो पास ही नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट बना दूं और उसमें मैं कोई सिस्टम डाल दूं, सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो भाई एक तरीके का फ्रेमवर्क, तो फिर आप भी तो सीख सकते हो ना इसको। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप इसको एक सिस्टम में बाउंड कर रहे हो ताकि दूसरे वाली आने वाली जनरेशन इसको सीख सके। इसके टेक्स्ट हो, समझ में आ रहा है? इसका एक टोटल रूल हो, एक रूल बुक हो, तो इसी को हम लोग मेला कार्ता सिस्टम कहते हैं। तो इन्होंने 72 मेला कार्टा सिस्टम निकाला जिसके बेसिस पे कर्नाटिक म्यूजिक बन के आया। समझ में आया है? ठीक है, तो इन्होंने फाउंडेशन डाला कर्नाटिक रागा क्लासिफिकेशन का। ये मत भूलना किसने डाला? तो वेंकट मखिन ने डाला। क्लियर है? और ये किसके द्वारा पैटर्नाइज किए जाते थे? तो तंजौर नायक कोट। ठीक है, अब नायक वर्ड कहाँ से आ रहा है? तो भाई विजयनगर याद आ रहा है आपको? यहाँ पे विजय राघव है लेकिन विजयनगर याद आ रहा है, नायक वहाँ से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से इन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक को एक रूल बुक में डाला जिसका नाम क्या है? तो 72 मेला कार्ता सिस्टम। किसने? तो वेंकट मखिन ने। क्या बुक लिखी? चतुर्दंडी प्रकाशिका। इतना ही याद रख लो, काम हो जाएगा आपका। हाईलाइट कर दूंगा, मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। तो 72 मेला कार्ता सिस्टम, ठीक है, और चतुर्दंडी प्रकाशिका, बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो मजे मजे। और वेंकट मखिन, ये नाम तो याद ही रखना है आपको। इनके देखा देखी इनके देखा देखी एक और व्यक्ति पहुंच गए इसी कहानी में जिनका नाम है विष्णु नारायण भटकंडे। और 2022, 23, 24, 25 कोई ऐसा एसएससी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ जिनके ऊपर में सवाल ना बना हो। ठीक है, अब ये इनका क्या करामात है? तो जिस तरीके से कर्नाटिक म्यूजिक बना और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल पेडागोगी लेके आ गए, मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक लेके आ गए, उसको इन्होंने क्लासिफाई कर दिया अच्छे से। ठीक है, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तानी म्यूजिकोलॉजी हो गया। इन्होंने क्या लेके आया? तो ये लेके आया थाट सिस्टम। तो जिस तरीके से मेला कार्ता सिस्टम था कर्नाटिक म्यूजिक में, यहाँ पे थाट सिस्टम है। इसमें 10 पेरेंट स्केल्स होते हैं राग के। ठीक है,
ट्रीटीज का नाम है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। याद रखोगे? याद रखना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। और इसके लिए किताब है, 4 वॉल्यूम में इन्होंने निकाला है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। इसको कहते हैं क्रमिक पुस्तक मल्लिका, सीरीज ऑफ वॉल्यूम्स डॉक्यूमेंटिंग राग सिस्टमेटिकली। ये रहा बुक का नाम, क्रमिक पुस्तक मल्लिका। इसके ऊपर में सवाल भी आया है और आएगा भी, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आएगा। कुछ कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो कि एसएससी और आरआरबी में इनके ऊपर में सवाल आ चुके हैं, वहीं से ये सारे तथ्य निकल के सामने आए हैं। सबसे पहली बात, बड़ौदा स्टेट म्यूजिक स्कूल इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। इसके अलावा 1926 में मॉरिस कॉलेज लखनऊ को इन्होंने फाउंड किया था, जो आज के डेट में भटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट है। तो विष्णु नारायण भटखंडे, ये नाम बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने दिया हमें नोटेशन सिस्टम, यानी कि जो बंदिशेज होते हैं ना, बंदिशेज क्या होते हैं, तो स्मॉल सॉन्ग होता है, मतलब एक सॉन्ग की टुकड़ी को हम लोग बंदिश कहते हैं, ठीक है। तो इसका इसका इन्होंने नोटेशन सिस्टम डिज़ाइन किया। इसके अलावा थाट डिज़ाइन किया। थाट सिस्टम में कितने पेरेंट स्केल होते हैं, तो 10 पेरेंट स्केल होते हैं। मेलाकार्ता में कितने होते हैं, तो 72 होते हैं। समझ में आया? इतनी बात आपने समझ ली। अभी सबको, दोनों को एक टेबल में भी देखेंगे, ताकि मैं आपको कुछ भूलने नहीं दूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज किया था 1960 ऑनवर्ड्स। और इनका पेन नेम क्या था, तो इनका पेन नेम था चतुर पंडित। बहुत बार सवाल पूछता है। और इन्होंने क्या क्या लिखा था, तो स्वर मल्लिका, श्री मलक्षण संगीतम, इन्होंने ये लिखा था, ठीक है। क्लियर है? और क्रमिक पुस्तक मल्लिका, ये तो बिल्कुल याद रखना है, इस बार भी सवाल आया था इसके ऊपर में। चलिए अब कुछ कुछ अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आपको यहीं से बनेंगे। तो म्यूजिकोलॉजी को हम लोगों ने पढ़ लिया, राग और ताल को अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से हिस्टोरिक्स जो होता है ना, हिस्ट्री, इससे अच्छा खासा सवाल बनता है। तो कुछ कुछ कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड कुछ नाम है जो आप भूलना मत। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बात बताना। आपने पढ़ा वेंकट मखिन के बारे में। इन्होंने मतलब इसको स्ट्रक्चर किया, कर्नाटिक म्यूजिक को स्ट्रक्चर किया, और ये 72 मेलाकार्ता सिस्टम लेके आए। विष्णु नारायण भटखंडे 10 पेरेंट स्केल्स थाट सिस्टम लेके आए, ठीक है, और नोटेशन सिस्टम ये लेकर आए, ठीक है। अब कर्नाटिक म्यूजिक के वीरों को देखते हैं, ठीक है। तो 17वीं सेंचुरी में वेंकट मखिन आए। उससे पहले क्या था, तो उससे पहले थे अन्नामाचार्य। ये फर्स्ट कर्नाटिक कंपोजर थे। इन्होंने 32,000 सॉन्ग्स से भी ज़्यादा लिख दिए थे, ठीक है, जो कि डिवोशन और इक्वालिटी पे बेस्ड थे, ठीक है। इन्होंने संकीर्तन लिखा तेलुगु में, प्रेजिंग लॉर्ड वेंकटेश्वर, और इसीलिए इनको ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु सॉन्ग राइटिंग कहा जाता है। सॉन्ग राइटिंग में इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये समझ में आ गया? जैसे ही सॉन्ग राइटिंग वर्ड आ जाए, आपका सबसे पहला ध्यान अन्नामाचार्य पे जाना चाहिए। 32,000 गाना, समझ रहे हो, मतलब डेली गाना लिख रहा है आदमी बैठ के, ठीक है। डेली 3-4 लिखेंगे तब जाके आएगा इतना नंबर। सेकंड नंबर पुरंदर दास। इनका एक ही सवाल आएगा, जो ये या तो फाउंडर है कर्नाटिक म्यूजिक के, पितामह हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं कर्नाटिक म्यूजिक के, तो एक ही नाम पुरंदर दास। अब मैं अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, जो भाई बताओ फाउंडर कौन है कर्नाटिक म्यूजिक के, पुरंदर दास या फिर वेंकट मखिन, तो भाई फाउंडर होंगे पुरंदर दास। लेकिन किसने 72 मेलाकार्ता सिस्टम ला के, या फिर किसने कर्नाटिक म्यूजिक को एक पद्धति पे बिठा दिया, यानी कि एक पेरेंट स्केल पे बिठा दिया, तो राइट आंसर विल बी वेंकट मखिन। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। तो पुरंदर दास ने इंट्रोड्यूस किया स्वरवालीज। स्वरवालीज ये क्या होता है, तो भाई ये होता है जो आप सारे गामा जो होता है ना, उसका एक्सरसाइज करो, आप हर पिच पे गाओ, हर टोन में गाओ, धीरे धीरे सीखो, ठीक है। तो आज के डेट में भी अगर कर्नाटिक म्यूजिक सीखा जाता है, तो फिर स्वरवालीज के थ्रू शुरुआत इसकी की जाती है। जो आज के डेट में बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं ना, ABCD, तो अगर मैं आपको सारे गामा सिखाऊं तो वो होगा स्वरवालीज, अगर कर्नाटिक म्यूजिक में सिखा रहा हूँ तो, ठीक है। तो पुरंदर दास थे लॉर्ड कृष्ण के डिवोटी। इन्होंने कंपोजिशन किया था दास साहित्य, और ऐसा कहा जाता है जो ये नारद भगवान के अवतार थे, ठीक है। चलिए CGL का इसी बार का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अन्नामाचार्यज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन डिवोशनल म्यूजिक। बताओ अन्नामाचार्य का सबसे बड़ा डिवोशनल म्यूजिक में क्या ये था योगदान। कंपोज संस्कृत हाइम्स ऑन द कास्ट रिचुअल्स। नो, तेलुगु पोएट थे ये, ठीक है। तेलुगु कैसे लिखते हैं यार, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ। उसका रोट ओवर 32,000 सॉन्ग्स प्रमोटिंग डिवोशन एंड इक्वालिटी। बिल्कुल सही बात है। रिस्ट्रिक्टेड सॉन्ग टू टेम्पल एंड प्रीस्ट ओनली। देख जैसे यहाँ पे ओनली है, रिस्ट्रिक्टेड है, काटो ना यार। अभी देखो आपको एग्जाम में मिलेंगे 15 मिनट, आपको हर ऑप्शन को पढ़ना है, चाहे वो आपको पता हो या ना पता हो, आपको ऑप्शन पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको स्कोर करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फोकस्ड ओनली ऑन मेलोडी, नॉट ऑन सोशल रिफॉर्म।
भाई ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं ना, ओनली ओनली वाले, ठीक है, उनसे दूरी ही बनाने में फ़ायदा है। तो राइट आंसर विल बी 32,000 सॉन्ग्स प्रमोटिंग डिवोशन एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सिलेबस कंप्लीट करो, आप ऑप्शन देख के टिक लगाओगे। द टर्म Sorvalis refers to what which of the following context of Indian classical music? बताओ क्या है? A specific type of raga गलत है। A melody composed using the 7 note of the scale, क्या आंसर सही है? इसको होल्ड करके रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना? Ornamentation and embellishment of raga, ठीक है, और a rhythmic cycle used in Carnatic music। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी will be the right one। समझ में आया? चलिए, कर्नाटिक ट्रिनिटी से आपसे आपसे सवाल पूछा जाएगा। कर्नाटिक ट्रिनिटी क्या है? तो भाई एक समय ऐसा था, ठीक है, कब की बात है? तो 17th और 18th सेंचुरी के बीच की बात है ये, ठीक है। तो इस समय में कर्नाटिक म्यूजिक को टॉप पे ले जाने वाले यही 3 व्यक्ति हैं। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। एकदम मत भूलना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या सवाल आएंगे, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्नाटिक ट्रीटी, और इसमें ये तीनों नाम होंगे, एक और कोई अलग से होगा, वो आपको टिक लगाना होगा। तो त्यागराज, मुत्थुस्वामी शास्त्री या फिर श्यामा शास्त्री, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। इसको एकदम याद रख लेना है, भूलना ही नहीं है। इसके अलावा कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी, जो भाई फीमेल ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कौन है? तो एम एस सुभालक्ष्मी, डी के पट्टमल और एम बसंत कुमारी। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल क्या गया, मतलब इसमें मुझे वो भी लगा देना चाहिए था, भारत रत्न से रिलेटेड जिन जिन को म्यूजिक में मिला था, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भूल गया, तो जब भारत रत्न पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा, और क्या करेंगे, क्योंकि भारत रत्न तो आपको करके ही जाना है, कुछ हो जाए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत रत्न, यही यही सबसे तो मार्क्स पुल होते हैं। समझ में आया? तो एम एस सुब्बालक्ष्मी को पहली बार म्यूजिक में भारत रत्न मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भूलना नहीं है। तो एम एस सुब्बालक्ष्मी, डी के पट्टमल और एम वसंत कुमारी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फीमेल ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, सारे नाम भूल जाना, एम एस सुब्बालक्ष्मी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और म्यूजिकल ट्रिनिटी में आपको तीनों नाम याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, एम बाल मुरली कृष्णा, इनको भारत रत्न मिला था? नहीं, नहीं मिला था। इनको क्या मिला था? तो इनको पद्म विभूषण 1991 में मिला था। लेकिन ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये समझना है, जो ये कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। बाकी की कहानी नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं है। ये वोकलिस्ट थे, कंपोजर थे, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, कुछ भी बजा देते थे। 25,000 प्लस वर्ल्ड वाइड कॉन्सर्ट इन्होंने किया है। इनके ऊपर में 2024 से पहले बहुत अच्छा खासा सवाल बनता है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इनसे पहले तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे, जो कौन सा अवार्ड कब मिला है, ऐसे पूछ देते थे, ठीक है। तो बस आप बस नाम याद रख लेना, काम आपका हो जाएगा। तो चलिए, इन सभी को एक साथ कंपाइल करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले एक सीजीएल का सवाल आया था 2024 में, जो भाई कर्नाटिक म्यूजिक का स्कोप क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है ये, मतलब कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो साउथ इंडिया में, मतलब कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और कर्नाटका और केरला, ठीक है। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक तो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इंडिया में, ठीक है। फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात करें तो सबसे पहली बात, कर्नाटिक म्यूजिक में किसी भी प्रकार का फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में आमिर खुसरो ने क्या किया, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस लिया था। फिर इसके अलावा अरेबियन इन्फ्लुएंस, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस, सारे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कर्नाटिक म्यूजिक जो है वो अभी भी प्योरली इंडिजीनियस है, वैदिक है। क्लियर है? क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो 10 थाट्स, विष्णु नारायण बतखंडे, ठीक है। यहाँ पे 72 मेलाकार्ता राग्स, वेंकट मखिन, ठीक है। परफॉर्मेंस स्टाइल की बात करें तो भाई इसमें आपको आलाप, मनोधर्मा देखने को मिलता है। लेकिन लेकिन कर्नाटिक में क्या होता है, तो हाईली स्ट्रक्चर्ड अराउंड फिक्स्ड कंपोजिशंस, जिसको हम लोग कीर्ति बुलाते हैं। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है इन सभी चीज़ों से, ठीक है। इसके अलावा जो राग होता है ना, कब राग आप गाओगे उसका टाइम बटा हुआ है, 24 घंटे में उसको बांट कर रखा हुआ है। तो कब कौन से टाइम में आप गाओगे, पहर के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो स्ट्रिक्ट एडियरेंस है, लेकिन कर्नाटिक म्यूजिक में आपको मैथमेटिकल रिदम देखने को मिलता है। कोई राग टाइम थ्योरी पे स्ट्रिक्ट एडियरेंस नहीं है। तो अभी मैं आपको जब राग का टाइम थ्योरी समझाऊंगा तो फिर आप समझना, जो कर्नाटिक म्यूजिक में इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के फेमस नाम कौन कौन से हैं, तो तानसेन, रामतनु पांडे, इसके अलावा आमिर खुसरो, इसके अलावा बैजू बावड़ा। आमिर खुसरो किसके पैट्रोनेज थे, मतलब किसके कोर्ट में थे, तो ए के अलाउद्दीन खिलजी, याद रहेगा। कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक के कौन कौन से खिलाड़ी थे, मतलब खिलाड़ी इन द सेंस जो फाउंडेशनल ट्रीटी कह लो, तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री।
ठीक है। अब प्राइमरी वोकल फॉर्म समझो, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में क्या क्या लोग गाते हैं। तो ध्रुपद गाएंगे, ख्याल गाएंगे, ठुमरी गाएंगे, टप्पा गाएंगे, तराना गाएंगे, कव्वाली गाएंगे। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में क्या है भाई? तो भाई वर्णम, कीर्ति, कीर्तन, तिलाना, पदम, जवाली। सवाल क्या बनेगा? सवाल ये बनेगा जिसमें से 3 नाम दे देंगे और बोलेंगे, और एक नाम ये दे देंगे और आपसे पूछेंगे जो इसमें से कौन सा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, या फिर इसमें से कौन सा कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट है। इसमें कीर्तन डाल देंगे, ये कीर्ति डाल देंगे, तिलाना डाल देंगे, समझ में आ रहा है, जवाली डाल देंगे, पड्डम डाल देंगे। तो इस तरीके से सवाल बनाते हैं। ठीक है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बजेगा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में सितार, सरोद, तबला, सारंगी, शहनाई। कर्नाटिक म्यूजिक में बजेगा वीणा, सितार की जगह वीणा, मृदंगम, वायलिन, फ्लूट और घाटम। समझ में आया? लैंग्वेज ऑफ कंपोजिशन की बात करें तो हिंदी, ब्रज, उर्दू, पर्शियन। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए यहाँ पे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत। अब इनको पेट्रोनेज कौन देता था? तो भाई जो राजा महाराजा थे, रॉयल कोर्ट्स, वो देते थे, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल, राजपूत। और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक जो है वो टेम्पल ट्रेडिशन के आधार पे था, यानी कि भक्ति मूवमेंट, डिवोशनल फोकस इस पे ज़्यादा होता था। ठीक है। नोटेशन सिस्टम कौन लेके आया? तो इसको भटखंडे नोटेशन कहते हैं देवनागरी में। और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में स्टाफ लाइक नोटेशन होता है, जिसको हम लोग स्वर स्थान कहते हैं। पूछते हैं सवाल, ये स्वर स्थान वर्ड मुझे डालना था, इसीलिए ये सारे नोटेशन सिस्टम मैंने यहाँ पे डाला। क्लियर है? इतनी बात आप समझ लोगे? तो बस इतना ही अगर आप समझ लोगे तो समझ लो आपने हिंदुस्तानी क्लासिकल और कर्नाटिक म्यूजिक के मेन जो फाउंडेशनल सवाल जहाँ से बनते हैं वो क्लियर कर लिया आपने। बंदिश के बारे में समझ लो। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो बंदिश आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में देखने को मिलेगा। तो ये बंदिश होता क्या है? तो एक तो पहली बात, ये फिक्स्ड होता है, प्री कंपोज्ड मेलोडी होता है इन हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। समझ में? एक टुकड़ा जो सॉन्ग का होता है ना, उसको कह लो आप। इसका मतलब ही होता है बाइंडिंग और कंपोजिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कुछ गा रहे हो। अब मान लो मैंने कोई गाना शुरू किया, उसके बाद फिर मैं कहीं और चला गया, मतलब कुछ और स्टैंजास बोल रहा हूँ और फिर से इस गाने पे पहुंच जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये सारा खेल है। ठीक है। तो इट सेट्स स्पेसिफिक लिरिक्स टू अ फिक्स्ड रिदमिक साइकिल, ताल, एंड अ मेलोडिक फ्रेमवर्क, राग। ठीक है। इसमें आता है आलाप, तान, सरगम, बोल, बनाव, यही है। ठीक है। अब इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्थाई और दूसरा होता है अंतरा। अस्थाई का मतलब क्या हो गया? तो फर्स्ट सेक्शन। अब जब आप गाना देखोगे तो शुरुआत हो गई जिस चीज़ से, बार बार यहीं पे पहुंचा जाता है, देखे होगे। ठीक है। इसके अलावा अंतरा क्या होता है? तो सेकंड सेक्शन। तो आपने गाना शुरू किया, ठीक है, कौन सा गाना गाया? बताओ कौन सा गाना गाया जाए? कोई भी गाना यार, तुम्हारे दिमाग में जो भी गाना चल रहा है। चलो बेबी डॉल गाते हैं, बेबी डॉल में सोने दी। उसके बाद ये दुनिया पत्थर दी, फिर से बेबी डॉल में सोने दी पे आ गया ना मैं। तो यही बात है। ठीक है। चलो, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? बताओ, व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन? स्ट्रक्चर्ड को क्या कहेंगे भाई? बताओ क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे बंदिश। अब बाकी के ऑप्शंस पढ़ो आप। कीर्ति, गमक, रास। कीर्ति तो हो गया आपका किसका? कर्नाटिक म्यूजिक का। समझ में आया? गमक अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। और रास, रस अलग है। ठीक है। तो बंदिश विल बी द राइट वर्ड। ये बंदिश जो है ये प्री फिक्स्ड होता है, पहले से फिक्स्ड होता है। और क्या होता है? तो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन होता है। बस इतना आपको समझना है। क्लियर है? गमक क्या होता है? तो भाई म्यूजिक, गमक का मतलब क्या होता है? एक तरीके का सेंट, गंध। तो आप कब लगाते हो? आप इत्र कब लगाते हो? फ्रेग्रेंस कब कब लगाते हो? तो जब आपको कुछ भी चीज़ें चमकानी होती हैं, मतलब अपने आप को चमकाना होता है, अच्छा सुगंध चाहिए, तो फिर लगाते हो, है ना? तो ये एक तरीके से ऑर्नामेंटेशन हो गया ना, एक तरीके से आप श्रृंगार कर रहे हो, वही है ना? तो ये गमक वही है। तो आपने कभी सुना होगा, जो आप गाना गा रहे हो एक आपने कोई लय, बड़ा लंबा ताल ले लिया, ताल कह रहा हूँ, लंबा लय ले लिया, कुछ भी हो गया, मतलब आपने बहुत ही बड़ा ऊंचा आलाप ले लिया, ये सारे के सारे गमक हैं। समझ में आया? तो कुछ बहुत सारे गमक हैं, बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट वाले मैं बता देता हूँ। आंदोलन, मींड, कंपिता, श्रुप्रिता, आहता, कना। नहीं याद रखना है, मात्रा याद रखना, 2 याद रख लेना। कौन कौन? तो एक तो मींड। मींड का मतलब क्या हुआ? तो मतलब आप नोट्स पे स्मूथली ग्लाइड कर रहे हो, मतलब एक नोट से सीधे दूसरे नोट पे सीधे स्मूथली ग्लाइड कर रहे हो। और दूसरा कंपिता, यानी कि इसमें वाइब्रेशन होता है ऑन अ नोट। 2 कम से कम आप प्लीज मेरे लिए याद रख लेना। ठीक है। सवाल बनते हैं, अभी बनेंगे भी। थॉट सिस्टम क्या होता है? थॉट क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो हमने पढ़ा जो विष्णु नारायण भटखंडे जो हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने म्यूजिक को
कैटेगरी अच्छे से मतलब डिफाइन करने के लिए, मतलब उसको क्लासिफाई करने के लिए थाट सिस्टम में डिवाइड किया, यानी कि पेरेंट स्केल बनाया, एक तरीके का पेरेंट स्केल बन गया है जिसको हम लोग थाट कहते हैं। इस पे हमने नोट्स लगाना शुरू किया। तो थाट इज अ सेट ऑफ 7 नोट्स, सप्त स्वर, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोह। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ 10 थाट्स जो है किसने फॉर्मुलेट किया था? तो पंडित विष्णु नारायण भटखंडे, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। ठीक है। और इसके बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ राग को इस थाट पे बिठाया गया। समझ में आया? तो थाट हो गया आपका क्लासिफिकेशन टूल लाइक अ फैमिली ट्री, और राग क्या है? तो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन जिसपे स्पेसिफिक रूल होता है, मूड होता है, परफॉर्मेंस टाइम होता है। एक होता है जनक राग। इसका मतलब क्या हो गया? तो ये प्राइमरी राग है। मान लो कोई भी थाट है, थाट सिस्टम है टोटल 10, तो इसमें एक होगा आपका प्राइमरी राग, और फिर इसके बाकी के क्या होंगे? तो जन्य राग, मतलब इसका चिल्ड्रन कह लो। ठीक है। तो आप समझो, प्राइमरी राग आपको यहाँ पे समझाऊं या आगे समझाऊं? तो बस यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन होगा ना। तो जैसे जनक राग, जैसे राग भैरवी, ये भैरवी थाट से रिलेटेड है। ठीक है। और जन्य राग का क्या मतलब हुआ? तो भाई इसी पेरेंट थाट के ठीक इससे निकला हुआ दूसरा थाट, दूसरा राग, जैसे राग मलकौस, ये जन्य राग है किसका? तो भैरवी का। अभी आपको समझ में आएगा। आप बस इतना समझ लो, जो कौन कौन से राग होते हैं, तो 10 होते हैं। कौन से? तो भीगी, कल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, भैरवी, कल्याण, खमाज, भैरव, मारवा, काफी, पूर्वी, अवसारी, बिलावल, तोड़ी। ठीक है। भैरवी, कल्याण, खमज, भैरव, मारवा, काफी, पूर्वी, अवसारी, बिलावल, तोड़ी। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ भैरवी है, एक तरफ भैरव है, देख रहे हो? दो है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे जेठालाल हैं, वो दया भाभी को कह रहे हैं, जो भीगी कल खूब बारिश में, क्या पता आए बुखार तुझे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछेंगे जिसमें से कौन सा राग है, मतलब इसमें कौन सा थाट है। तो थाट है भैरवी, कल्याण, खमाज, भैरव, मारवा, काफी, पूर्वी, अवसारी, बिलावल, तोड़ी। ठीक है। अब इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया है। अब एक बात समझो, बहुत सारे राग हैं, और एग्जाम में क्या पूछते हैं? जो राग शंकर कौन सा है, राग इस किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे के सवाल हैं। तो इतना पीछे में नहीं भागना है। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार देख लो। ठीक है। अब इसको पढ़ाने का मकसद मतलब है नहीं, मैं बस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बस देख लो कौन से मतलब थाट से कौन से राग हैं एसोसिएटेड। तो बोल्ड मैंने कर दिया है जो कि पेरेंट राग है, जैसे भैरवी का भैरवी जनक है। ठीक है। पूर्वी का पूर्वी है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझो, कल्याण का कौन सा है पेरेंट राग? तो यमन। ठीक है, पूछते हैं कल्याण थाट का पेरेंट राग कौन सा है? तो यमन है। ठीक है। और एग्जाम में क्या पूछेंगे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। जैसे बिलावल जो है ना, वो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही स्मूथ स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। और वेस्टर्न मेजर स्केल पे इसको बिठा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उससे मेल खाता हुआ होता है। ठीक है। अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछा था, जो राग शंकर कब गाते हैं? ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछ देते हैं। ठीक है। अभी आओ, अभी आपसे ये पूछेंगे जो यमन जो है ना, वो किसका पार्ट है? तो वो कल्याण थाट पे बेस्ड है। ठीक है। भोपाली में कितने ऑर्डर होते हैं? 5 नोट्स होते हैं। तो ये अगर आपको पढ़ने का मन हो, एक बार स्क्रीन को पॉज करो, पढ़ लो। ठीक है। लेकिन बस यही है, जो एग्जामिनेशन ही निकालना है, इससे ज़्यादा सर नहीं फोड़ना है। बस इतना आप देख लो। अब तानसेन के कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो उन्होंने दरबारी दिया था, दरबारी राग। तो दरबारी कनाडा जो है वो तानसेन का है, तानसेन का क्रिएशन है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सदा सुहागन राग कौन सा होता है? क्वीन ऑफ राग किसको कहते हैं? ठीक है। तो भाई आप समझो, ये जो भैरवी है ना थाट, यानी कि भैरवी जो राग है, इसको क्वीन ऑफ राग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको आप कभी भी, मतलब कोई भी कंसर्ट चल रहा है, खत्म होगा तो भैरवी गाएंगे। जैसे भगवान जी की पूजा हो जाती है तो आरती गाते हैं ना, बस वही वाला सीन है। तो इसको सदा सुहागन राग कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। तो दरबारी कन्नडा और मियाँ की तोड़ी, ये भी तानसेन ने दिया था। एक और है, हाँ ये रहा ना, मियाँ की मल्हार। तो मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार और दरबारी कन्नडा, ये तानसेन से रिलेटेड है, तानसेन गाते थे राग, उनके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है। ये हो गया। और क्या था, और क्या था? हाँ, राग मल्हार जो था ना, ठीक है, मल्हार, ये रेन को बुलाने के लिए था, है ना। ये गाते थे तो बारिश होने लगती थी, ऐसा कहा जाता था। एक और इम्पॉर्टेंट है राग देश, कहाँ गया? ये रहा ना राग देश। राग वंदे मातरम जो हमारा है, वंदे मातरम, ये राग देश पे आधारित है। ठीक है, समझ में आया?
तो बहुत गाना गा लिए। अब ये टाइम थ्योरी ऑफ राग क्या है, तो भाई कौन सा राग किस समय में गाया जाता है, इसको भी अगर आपको नोट्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर पढ़ लेना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं दरबारी राग कब गाया जाता है, तो भाई वो रात को गाया जाता है। दरबारी कन्नड़ा जो है ना, वो रात को गाया जाता है 12 बजे के बाद। मलकौंस शंकर कब गाया जाता है, रात को गाया जाता है, एसोसिएटेड विद शिवा। ये सवाल आपको किस में पूछा गया है, तो CHSL में या फिर कहीं पे पूछा गया है। ठीक है, तो राग, टाइम थ्योरीज ऑफ राग जो है ना, आजकल ये CHSL, MTS, GD के एग्जामिनेशन में इन सभी पे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एक बार अगर आपको पढ़ना हो पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। चलिए कुछ कुछ सवालों को देख लेते हैं। 10 थाट सिस्टम, एक ही नाम, पंडित विष्णु नारायण भतखंडे। ठीक है, किन क्या लिखा था इन्होंने, तो क्रमिक पुस्तक मल्लिका। ठीक है, अब नोट्स के आधार पे जब आप राग को ये करते हो, क्लासिफाई करते हो, तो जाति है ना, तो इसमें क्या क्या है भाई, तो औडव, षौडव और संपूर्ण जाति। क्लियर है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर फिक्स्ड मेलोडिक कॉम्पोजिशन सेट टू स्पेसिफिक ताल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो राइट आंसर इज बंदिश। बारिश को बुलाने के लिए, इनविटेशन टू रेन के लिए कौन सा राग है, तो राग मेघ, मियाँ की मल्हार। ठीक है, याद रहेगा। राग भैरवी, इसको क्वीन ऑफ राग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी कॉन्सर्ट के खत्म होने पे गाया जाता है। भतखंडे के नोटेशन सिस्टम पे आपको नोट में तार सप्तक, ठीक है, अपर ऑक्टेव में क्या किया जाता है, मतलब कैसे आप बताते हो, तो जब भी आपका कोई स्वर होगा उसके ऊपर में, अपर अपर ऑक्टेव है ना, यानी कि तार सप्तक है ना, तो ऊपर में डॉट दे दिया जाता है। नीचे दे देंगे तो क्या होगा, तो मंद्रक, और जब बीच वाला होगा तो फिर कुछ नहीं देते हैं। क्लियर है। Which famous court rag was composed by Mia Tansen for Emperor Akbar? तो राग दरबारी कन्नड़ा belongs to the असवारी थाट। पूछा जाएगा which are the rags performed during the twilight transition hours, dawn or dusk called? तो संधि प्रकाश राग, राग भैरव at dawn and राग पूर्वी at dusk। What is the terms वादी एंड संवादी सिग्निफाई इन राग, ये क्या होता है, तो वादी होता है किंग नोट और संवादी होता है मिनिस्टर या फिर क्वीन नोट, है ना। Which is considered the oldest surviving form of हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस, तो राइट आंसर इज ध्रुपद। ग्वालियर से रिलेटेड है, राजा मान सिंह से रिलेटेड है। क्लियर है। और जब ये गाते हैं तो पखावज बजाते हैं। चलिए रिदम बीट सॉन्ग फॉर्मेट्स को देख लेते हैं। दोस्तों अब इतना डिटेल में हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सच पूछो तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर रहे हो, और इसको पढ़ने के लिए लोग 3-3 साल का कोर्स करते हैं म्यूजिक का, समझ रहे हो। तो ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं हम लोग ताकि हमारा सवाल बन जाए। तो रिदम यानी कि ताल वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद घराना पे चलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज ताल, अ ताल इज अ रिपीटिंग बीट साइकिल, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 इन मॉडर्न सॉन्ग्स। 3 बेसिक होते हैं, मात्रा, सम, खाली। खाली एम्प्टी बीट। तो ताल होता क्या है, अ ताल इज अ सिंपली रिपीटिंग बीट साइकिल। इतना तो आपने समझ में आ गया। आप जब हाथों से थपकी देते हो या फिर ताली बजाते हो, तो वो भी एक ताल के सीक्वेंस में ही होता है। 1 2 3, 3 ताली, 4 4 ताली, है ना, इन मॉडर्न सॉन्ग्स। तो 3 बेसिक होते हैं, वैसे तो होते हैं टोटल 5, जिसमें विभाग वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, बस 3 आप समझ लो। सबसे पहले समझ लो मात्रा क्या होता है। तो मात्रा होता है सिंगल काउंट इन अ क्लॉक टाइम, मतलब आपने एक बार ताली बजाई, एक बीट हो गया। ठीक है, सम का मतलब क्या हुआ, तो पहला जो बीट होगा ना उसको हम लोग सम कहते हैं। तो फर्स्ट बीट ऑफ एनी साइकिल, सीधे पूछते हैं सवाल। ठीक है, खाली क्या होता है, तो इम्पटी बीट। इट मीन्स दैट आपने बीट मिस कर दिया, आपने नहीं बजाया, मतलब म्यूजिक आप बना रहे हो ना, तो आपको इम्पटी भी तो देना पड़ेगा ना। अ बीट इन द साइकिल वेयर म्यूजिशियंस वेव देयर हैंड इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग, इट एक्ट्स एज अ विजुअल साइन पोस्ट। ठीक है, लय क्या होता है, तो भाई इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में टेम्पो। टेम्पो का मतलब क्या हुआ, तो भाई आप जब भी ये बीट दे रहे हो, ताल का दे रहे हो, ठीक है, तो किस स्पीड पे दे रहे हो। ठीक है, तो द्रुत का मतलब होता है फास्ट, मध्य का मतलब होता है मीडियम, विलंबित का मतलब होता है स्लो। चलिए अब यहाँ पे सारे के सारे ताल मैंने दिए हुए हैं, एक बार आप इसको पढ़ लो। 3 ताल, झाप ताल, एक ताल, चौताल, रूपक, दादरा, करहड़वा, धामर। ठीक है, अब इसमें आपको जो जो याद रखना है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। 3 ताल आपको भूलना नहीं है। 3 ताल में टोटल कितने मात्रा यहाँ पे बीट होते हैं, तो होते हैं 16। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन आपको याद रखना ये 16 होता है। नंबर ऑफ विभाग, मतलब जो ऑर्डर होता है ना, जैसे इस तरीके से 4 का होता है, 4 4 4 4। ठीक है, तो 4 विभाग हो गए, इसके 4 ग्रुप हो गए। ग्रुपिंग समझ में आ गई। ठीक है, तो विभाग का स्ट्रक्चर होता है 4 4 4 4। ताली कैसे बजता है भाई, तो इस तरीके से बजता है, इसीलिए इसको 3 ताल कहते हैं। कैसे, तो 1 पे, 5 पे, 13 पे। खाली किस पे होता है, तो 9 पे। यही सवाल पूछा है। तो ये प्राइमरी ताल ऑफ ख्याल एंड इंस्ट्रूमेंटल सोलोज हैं।
ठीक है, बाकी मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। रूपक एक बार पढ़ लेना, क्यों रूपक पढ़ना है, तो यहाँ पे पहला ही बीट खाली होता है, समझ में आया, पहले ही बार में हाथ हिला दिया, ताली नहीं बजाई, तो ये एग्जाम का फेवरेट है, ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया है। और धमर जरूर पढ़ लेना, धमर से सवाल पूछते हैं। होली फेस्टिवल में धमर ताल का प्रयोग किया जाता है, पखावज बजाया जाता है, उसमें धमर का प्रयोग किया जाता है। इसमें खाली होता है बीट नंबर 8 पे। एक और अगर याद करने का मन है तो करहरवा याद कर लेना, ये आपको इसमें टोटल होते हैं 8 मात्रास। तो करहरवा यानी कि मकड़ा, इस तरीके से अगर याद करना है तो कर लो, मकड़े के 8 पैर होते हैं। ठीक है, बीट नंबर 5 इस खाली, जो कि भजन बॉलीवुड कॉम्पोजिशन जो होता है ना, उसमें करहरवा ताल पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। अगर आपको और भी पढ़ने का मन है तो पूरा याद कर लेना, नहीं तो इतना तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि 3 ताल से सवाल बनते हैं। इन 3 ताल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द खाली इज मार्क्ड ऑन द डैश मात्रा। बताओ, 9 पे खाली होता है ना, 1 5 13 पे तो होता है ना ताली, इसीलिए तो 3 ताली है, 9 पे होता है खाली। ठीक है, याद करने वाली चीज़ है और कुछ नहीं कर सकते। द कंपोजिशन गुरु बिन कैसे गुन गाए इज सेट टू द रिदम साइकिल नोन एज। बताओ कौन सा, तो 3 ताल विल बी आपका, मतलब अगर आपको, आपने देखा है जो आप बाकी के 25 क्वेश्चंस में अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, कम तुक्का मार रहे हो, लेकिन आपको अगर तुक्का मारना है तो 3 ताल पे मार लेना, समझ में आया। 3 ताल जो है ना वो बहुत कॉमन रहता है। वोकल फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अब हमने राग ताल सारे निपटा दिए, जितना सरदर्द था उधर खत्म। तो भाई हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के वोकल फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ध्रुपद, क्यों, सबसे ओल्डेस्ट होता है, ठीक है। और ये इसका रूट आपको प्रबंध स्टाइल सामवेद चैंटिंग वहाँ से आ रहा है ये, ठीक है, समझ में आया। और जो ग्वालियर जो था, ग्वालियर वहाँ पे इसको संरक्षण मिला, मतलब राजा मान सिंह जो थे ना उसका संरक्षण देते थे, अकबर कोर्ट में भी इसको संरक्षण मिला जब तानसेन इसको गाते थे। ठीक है, अब इसमें भी बंदिश जो होता है, इसमें आपको बंदिश देखने को मिलता है। जो प्री कंपोज्ड सॉन्ग होते हैं ना, वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉन्ग के, उसको हम लोग बंदिश कहते हैं। ठीक है, अब ध्रुपद खास इसलिए है क्योंकि इसमें रागों की प्योरिटी होती है, कोई तान नहीं होता है, लॉन्ग नॉम टॉम अलाप होता है। ये क्या होता है नॉम टॉम अलाप, तो अनमेजर्ड प्रोलॉग, मतलब इसको मेजर नहीं किया जाता है, लॉन्ग नॉम टॉम अलाप रहेगा। सीरियस डिवोशनल एंड मैजेस्टिक मूड को ये सिंबलाइज करता है। इसको सोम्बर भी बुलाते हैं। ठीक है, इसके 4 पार्ट होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। क्या बजाते हैं इसके साथ में, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं सवाल, तो पखावज और वीणा। तबला नहीं बजाते हैं, इसको रेड कर देना चाहिए था मुझे, मैं कर दूंगा नोट्स में। ठीक है, क्लियर है, अगर याद रहा तो बिल्कुल कर दूंगा मैं। चलिए अभी सवालों को सॉल्व करते हैं। सवाल यह है, विच म्यूजिकल फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ सोम्बर एटमोस्फेयर एंड एम्फेसाइजिंग रिदम। द राइट आंसर इज ध्रुपद। ध्रुपद आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लियर है, इतनी बात आपने समझ ली। तो चलिए बाकी के चीज़ जो है ना, यहाँ पे ख्याल, ठुमरी, टप्पा सभी को पढ़ेंगे। ख्याल, ख्याल क्या है भाई, तो जैसा कि हमने देखा आमिर खुसरो जो थे ना, उन्होंने ये इसको पर्शियन इन्फ्लुएंस को जब हिंदुस्तानी म्यूजिक से मिलाया था, मतलब म्यूजिक से मिलाया था तो हिंदुस्तानी म्यूजिक बन के आया। तो उसमें ख्याल भी है, जिसमें अरबिक और पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ख्याल का मतलब ही होता है इमेजिनेशन एंड फैंटेसी। आसान सवाल पूछेंगे तो सीधे पूछेंगे, जो ख्याल का मतलब क्या होता है, तो इमेजिनेशन एंड फैंटेसी। तो ये ऑर्नामेंटल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तान बोल और स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इसका 2 पार्ट है, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। तो बड़ा ख्याल स्लो विलंबित लय है इसमें, यानी कि राग का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और छोटा ख्याल में द्रुत लय होता है, फास्ट टेम्पो में गाया जाता है। ठीक है, तो पायोनियर आमिर खुसरो, इन्हीं से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ए के का मतलब आमिर खुसरो, ए के का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, और के का मतलब होता है ख्याल। ठीक है, इसके अलावा सदारंग और अदारंग कौन से घराने से थे, तो दिल्ली घराना है। और मैं घराने को उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा इसलिए क्योंकि अब उससे ज़्यादा उतना सवाल नहीं आता, खासकर सीजीएल में तो नहीं आता। ठीक है, तो सदारंग और अदारंग ख्याल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कोर्ट ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, इन्हीं के द्वारा 18वीं सेंचुरी में इसको स्टैंडर्डाइजेशन किया गया था। समझ में आया, रंगीला नाम से आपको आगरा घराना भी बिल्कुल याद आ जाना चाहिए था। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे जब घराना कवर करेंगे तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल देख लिया, सबसे इंपॉर्टेंट ध्रुपद देख लिया, उसके बाद आपने ख्याल देख लिया। इंपॉर्टेंट इसमें आमिर खुसरो है। ठीक है, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल बस समझ लो, बस इतना ही है। ठुमरी, ठुमरी में एक नाम आप मत भूलना, नाम है गिरिजा देवी, इनको क्वीन ऑफ ठुमरी कहते हैं।
ठीक है, ये सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। ठीक है, इसमें आपको श्रृंगार रस देखने को मिलेगा, राधा कृष्णा लोर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ठुमरी की आदत क्या है ना, जो मतलब आप अगर मान लो मुंह से ठुमका मार रहे हो तो कैसे मारोगे, तो मतलब ये है, जो एक ही लिरिक पकड़ लो और इसको अलग अलग इमोशन में गाओ, इसी को हम लोग ठुमरी कहेंगे। टप्पा क्या होता है, तो भाई साहब बहुत बार सवाल आता है, टप्पा। आप जो कैमल जो होता है ना, क्या होता है कैमल, आपको पता है क्या होता है? कैमल को कहते हैं हम लोग ऊंट। ऊंट कहाँ दिखता है आपको? तो ऊंट दिखेगा आपको राजस्थान। ठीक है, क्यों? तो यहाँ पे है डेजर्ट, तो किंग ऑफ डेजर्ट ऊंट को कहा जाता है। तो बेसिकली जो कैमल को जो ड्राइवर्स होते थे ना, जो कैमल पे बैठ के चलते थे, तो वो एक फोक सॉन्ग गाते थे जिसका नाम था टप्पा। तो ये भी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ही एक वोकल फॉर्म है। ठीक है, इसमें एक्सट्रीमली फास्ट इंट्रिकेट जंपिंग तान होता है जिसको हम लोग टप्पा कहते हैं। ठीक है, इसको किसने बनाया था, तो शोरी मियाँ, यानी कि मियाँ गुलाम नबी शोरी, जो कि लखनऊ के थे। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, टप्पा कैमल ड्राइवर्स, बस इतना पर लिंक कर लेना, शोरी मियाँ भी याद रख लेना, बस इतना ही आपको करना है। ऑलरेडी हमने हाईलाइट कर दिया है। तराना, तराना का मतलब क्या होता है, तो भाई फास्ट पेस्ड कॉम्पोजिशन ऑफ द mnemonic सिलेबल्स। ठीक है, इसके पायनियर कौन है, तो आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो किस किस के हैं, तो ख्याल के हैं। इसके अलावा किसके हैं, तराना के हैं, है ना। इसके अलावा और किसके हैं, तो कव्वाली के हैं। ये कव्वाली किसने खोज की थी, तो इन्होंने ही की थी। कैसे लिखते हैं कव्वाली, QUAWALLI, ऐसे लिखते हैं। चलिए अब कर्नाटिक परफॉर्मेंस आर्ट फॉर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को अच्छे से समझ लिया, कर्नाटिक म्यूजिक की हिस्ट्री को समझ लिया, हिंदुस्तानी के हिस्ट्री को समझ लिया। लेकिन कर्नाटिक जैसा कि हमने देखा है, जो ये बहुत ही प्योर फॉर्म में होता है, रिजिड फॉर्म में होता है, सारी चीज़ जो होती है ना वो मेंशनड होती हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे क्या आप समझने जा रहे हैं, तो कर्नाटिक परफॉर्मेंस हायरार्की को समझने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कचहरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल बनता है, तो यहाँ पे इस पेज पे आपको गौर करना है। ठीक है, सबसे पहले स्वर जाति, क्या होता है स्वर जाति, तो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ट्रेनिंग प्लस डांस रैपिचुआ होता है। ठीक है, इसको रैपिचुआ कहते हैं, रैपिचुआ। ठीक है, रैपिचुआ का मतलब होता क्या है, रैपिचुआ का मतलब होता है एक तरीके से कलेक्शन। ठीक है, रिपोजिटरी, कलेक्शन, रिपोजिटरी। अरे यार ये रहा ना, कलेक्शन रिपोजिटरी, मतलब डांस का रिपोजिटरी, ट्रेनिंग का, इस सभी को हम लोग स्वर जाति कहते हैं। स्वर और साहित्य से जुड़ा हुआ ये वर्ड है, समझ में आया है। वर्णम क्या होता है, तो वर्णम, वर्णम से आप वार्म अप याद रख लो। मतलब आपको मैं कह रहा हूँ गाना गाओ, तो फिर आप जिससे शुरू करोगे ना, जो ओपनिंग पीस होगा, ठीक है, जिससे आप अपने गले को करोगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्णम। ठीक है, क्लियर है। अब आओ कीर्ति। कीर्ति क्या है, तो भाई कीर्ति होता है, कृति, सॉरी कृति, कीर्ति मैं कह रहा हूँ, कृति। कृति का मतलब ये होता है सेंट्रल डिवोशनल कंपोजिशन कॉमनली परफॉर्म्ड। ठीक है, मतलब आप समझ लो आपके परफॉर्मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कृति। क्लियर है। और इसको मतलब कर्नाटिक ट्रिनिटी जो थी ना, जो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो इन्होंने इसको अच्छे से स्टैंडर्डाइज किया था। अब इसके तीन पार्ट हैं, एक तो होता है पल्लवी, ठीक है, और दूसरा होता है अनुपल्लवी, और तीसरा होता है चारणम। बस अगर आप नाम भी याद रखोगे ना, तो आपको काम, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पल्लवी क्या होता है, तो ओपनिंग रेफ्रेन, जब चीज़ों को आप स्टार्ट करते हो। अब आप मुझे बताओ, फंसा दूं आपको, फंसाता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ, जो अगर गाने की शुरुआत होती है तो इसको हम लोग पल्लवी कहेंगे, अनुपल्लवी कहेंगे, या फिर वर्णम, वर्णम कहेंगे, बताओ। अब वर्णम है आपका ओपनिंग पीस, पल्लवी है ओपनिंग रेफ्रेन, क्या मतलब है इस बात का, यहाँ तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। तो भाई अगर पूरे कॉन्सर्ट की शुरुआत की बात होगी तो होगा वर्णम, और अगर सिर्फ और सिर्फ गाने की शुरुआत की बात होगी तो होगा पल्लवी। समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे पल्लवी जो है वो कृति का पार्ट है। ठीक है, और कृति कॉन्सर्ट का पार्ट है, और कॉन्सर्ट की शुरुआत होती है वर्णम से, और स्वर जाति तो ट्रेनिंग है। समझ में आया है। तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चरणम क्या है, तो लॉन्ग स्टेंजा और मुद्रा, सिग्नेचर। ठीक है, तिलाना यानी कि क्लोजिंग पीस, फास्ट रिदमिक सिलेबल्स, तराना इक्विवेलेंट।
तिलाना को हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें क्लासिकल म्यूजिक में भी समझा था। क्लोजिंग पीस होता है, फास्ट रिदमिक सिलेबल्स होता है इसमें, ठीक है, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल में तराना के इक्विवेलेंट होता है ये। और जवाली पदम सेमी क्लासिकल रोमांटिक एक्सप्रेसिव ठुमरी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें और भी ज़्यादा डिटेल है, जैसे वर्णम में ओपनिंग पीस होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो डांसर होता है वो आगे बढ़ता है, मंदिर में जाता है, फूल चढ़ाता है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन छोड़ो ना, ठीक है, इतना आप कर लेना, काम आपका हो जाएगा। In Carnatic music, which type of composition is mainly most commonly performed during the concert, focusing on the fixed melody and rhythm? In Carnatic music, which type of composition is most commonly performed? Most commonly performed क्या होता है भाई? तो होता है वो कृति, है ना। इसके तीन पार्ट होते हैं, कौन से? तो पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम, ठीक है। वर्णम क्या है? तो भाई कॉन्सर्ट का ओपनिंग पीस है, क्लियर है। और कृति में तो आपका परफॉर्मेंस हो गया ना, जो गाना गाना शुरू हो गया, तो फिर शुरुआत होती है पल्लवी से, फिर अनुपल्लवी, है ना। तो इस और चरणम। और तिलाना क्या है? तो फिर फास्ट मूविंग, जब आप पैरों जो आपने डांस में भी देखा होगा, पैरों को तेजी से पटकते हुए भरतनाट्यम में भी डांस करते हैं, तो उसको तिलाना कहते हैं। तो यहाँ पे फास्ट रिदम होता है, रिदम बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे गायन है, डांस तो है नहीं। चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। विच फंडामेंटल ताल कंटेन्स 7 बीट्स एंड फीचर्स एन एक्सेप्शनल स्ट्रक्चरल एनोमली वेयर द फर्स्ट बीट सम इज मार्क्ड एज खाली, ठीक है। तो आंसर इज रूपक ताल। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, जो आपको मैंने बोला है, जो कम से कम इतने तो याद ही रख लो, ये वाला साम इट सेल्फ इज खाली, रूपक ताल, याद रहेगा। चलिए, what specific percussion instrument accompanies Dhrupad singing? Which tal of 12 beats is most commonly played on it? Pakhavaj, accompanied using the chautal and chartal. Name the three structural sections that constitute a traditional Carnatic kriti in the sequential order: Pallavi, Anupallavi, and Charnam. Which fast tempo Carnatic compositional form performed at the conclusion of the recitals of the structural equivalent of Hindustani tarana? Tarana यानी कि फास्ट टेम्पो, यानी कि तिलाना, क्लियर है। फेमसली क्वीन ऑफ ठुमरी किसको बुलाते हैं? तो हम लोग गिरजा देवी को बुलाते हैं, और ये बनारस घराने से बिलोंग करती थी, ठीक है। और ये सवाल अभी से नहीं आ रहा है, एसएससी में बहुत बार आ चुका है, कम से कम 10 बार आ चुका होगा। Which 18th century court musicians popularized ख्याल form under the patronage of Mughal emperor मुगल मोहम्मद शाह रंगीला? तो मोहम्मद शाह रंगीला के पैट्रोनेज में कौन थे? तो ये थे आपको सदारंग और अदारंग। नियामत खान सदारंग और फिरोज खान अदारंग, दोनों दिल्ली घराने से थे, क्लियर है। चलिए, अब घराने की बात करें तो हिंदुस्तानी वोकल घराना को भी समझ लेते हैं। चलो इधर समझो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा डिटेल जितना है। पहले क्या होता था, एसएससी घराने से अच्छा खासा सवाल पूछती थी, तो यहाँ पे जितने नाम आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे मैंने स्टैटिक जीके में अपने कोर्स में याद करा दिए हैं। पूरा का पूरा जितना नाम है, सारा का सारा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स पे है, और पर्सनल गारंटी के साथ आप नहीं भूलोगे, वैसा है। लेकिन अब ये नहीं पूछते हैं, मतलब अभी तक तो मुझे सीजीएल में तो नहीं दिखे, ठीक है। तो अगर मान लो सवाल आ भी गए, तो फाउंडर्स से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिस्ट दे दिया है, तो क्योंकि आप फाउंडर्स को देख लो। अब इसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट वाले ही कर लेते हैं एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्वालियर, ठीक है। तो इसमें फाउंडर कौन थे? तो नैथन पीर बख्श, हद्दू और हसू खान, ठीक है। और ग्वालियर जो है वो मदर ऑफ ख्याल है, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया होगा। और इससे जुड़ा हुआ एक्सपोनेंट का नाम आप समझ लो, ग्वालियर घराने से इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन हैं। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर, डीवी पलुस्कर, ओमकार नाथ ठाकुर, बस इतना याद रख लो। बाकी के बहुत सारे भी हैं, ठीक है, जैसे राजा भैया पूछ वाले, ठीक है, और इचिंगकर, बहुत सारे हैं। ओमकार नाथ ठाकुर हो गया, फिर और क्या थे, हद्दू हसू हो ही गया, उसके बाद वसुंधरा करके थे। तो बहुत सारे हैं जो मैंने आपको याद कराए हैं, जो कि विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, जो मुझे याद आ रहे हैं वो वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है, इतना कर लो, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ आगरा घराने पे। आगरे घराने में हाजी सुल्तान खान, रंगीले फयाज खान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, रंगीला अगर आप नाम सुनना, तो आप आगरा घराना भी कंसिडर करना, लेकिन आपको रंगीले फयाज खान और कौन से, मुगल एम्पेरर मोहम्मद शाह रंगीला में डिफरेंस है, ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में बैठे हुए थे, और आपको सदारंग और अदारंग जो थे वो दिल्ली घराने से थे, ठीक है। और यहाँ पे रंगीले फयाज खान जो है वो आगरा घराने से थे। अब आगरा घराने में क्या है ना, जो आपको बाकी के जो घराने हैं उसका एक तरीके का मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
ये एक तरीके से इंस्पायर्ड फॉर्म में आया है आगरा घराना, ठीक है। किसका? तो ग्वालियर में ना आपको नौहर वानी, खादर वानी ये सारे चलते थे, ठीक है। तो नौहर वानी से इंस्पायर्ड होके आगरा घराना बना था, ठीक है। और भी थे इसमें, लेकिन नौहर वानी भी था। इसके अलावा रंगीले फैयाज खान जो है ना, उस्ताद फैयाज खान जो आप देख रहे हो, इनका रंगीला घराना था, जो अब बेसिकली आगरा घराना ही हो गया। तो बस इतना आप समझ लो काफ़ी है। किराना घराना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, ठीक है। तो भीमसेन जोशी, आमिर खान, इंदौर घराना, गंगूभाई हंगल, प्रभा आत्रे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे घराने को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो मैंने कोर्स में डाल रखा है, लेकिन मुझे ज़्यादा सवाल इस बार घराने से नहीं दिखे, ठीक है। पटियाला घराना, तो फ़तेह अली खान, अली बख्श खान, ठीक है, आलिया फट्टू इनको बुलाया जाता था, ठीक है। बस इतना ही अगर आप समझ लो। और कुछ कुछ नाम, तो बड़े गुलाम अली खान, परवीन सुल्ताना, ये सारे के सारे पटियाला घराने से थे। और कौन कौन? तो बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, अब देखो मुझे उसी विजुलाइजेशन टेक्निक से याद आ रहा है। तो बेगम अख्तर भी जो है ना, वो पटियाला घराने से थी, ठीक है। इसके अलावा किराना घराने से और कौन कौन थे? तो छन्नू लाल मिश्रा, किराना घराना। और क्या क्या थे? तो अब्दुल करीम खान, अब्दुल वहीद खान, उसके बाद गंगूभाई, गंगूभाई हंगल ये रहा ना, प्रभा आत्रे, ठीक है, हीराबाई क्या था, आरोडकर, बारोडकर, मानिक वर्मा, ये सारे के सारे किराना घराने से हैं। लेकिन इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना, और बस ये नाम अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। जयपुर अतरौली घराना सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, उस्ताद अलादिया खान, इन्होंने ही फाउंड किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे आपसे, ठीक है। इसके अलावा किशोरी अमोनकर, मल्लिका अर्जुन मंसूर, मल्लिका अर्जुन मंसूर इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में पूछा गया नाम है। इसके अलावा बनारस घराना, तो राम सहाय तबला, समता प्रसाद, ठीक है। बनारस घराना है फेमस फॉर ठुमरी, दादरा, चैती, फोक इन्फ्लुएंस एंड सोलफुल। ये सोलफुल इंपॉर्टेंट ये है। ठुमरी, दादरा, चैती बनारस घराने से एसोसिएटेड है। और गिरिजा देवी, इनको ठुमरी क्वीन कहा जाता है। राजन और साजन मिश्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बनारस घराने से एसोसिएटेड है। दोस्तों इन सभी का एकदम डिटेल्ड लिस्ट यहाँ पे है, पढ़ना है पढ़ लेना। इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। एक तो पहली बात, विष्णु नारायण भटकंडे जो हैं, ठीक है, वो कौन से घराने से हैं? तो वो मेवाटी घराने से थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राम कुमार मलिक, इनको 2024 में पद्मश्री मिला है, दरभंगा घराने से थे। बस यही है इम्पोर्टेंट, बस काफ़ी है। चलिए नाट्य शास्त्र के इंस्ट्रूमेंटल क्लासिफिकेशन को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली बात समझो, नाट्य शास्त्र में ना चार तरीके के कैटेगराइजेशन है। एक तो होता है तांतवाद्य, तत्वाद्य, जिसमें कॉर्डोफोन्स होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार होती है, क्लियर है। इसके अलावा अवनद्ध वाद्य यानी कि मेम्ब्रेनोफोन्स, जो कि एक तरीके का स्किन होता है, ठीक है, स्ट्रेच स्किन होता है, और इसको जब आप बीट करोगे तो वो वाइब्रेट करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसको परकशन कहते हैं, ठीक है। मतलब साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन स्ट्राइकिंग स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। घन वाद्य, इसको कहते हैं इडियोफोन, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स। घन का मतलब ही होता है सॉलिड, ठीक है। तो जैसे मटका, जिसको हम लोग घाटम कहते हैं, ठीक है, तो ये घन वाद्य है। मंजीरा, झांझ, करताल, ये सारे के सारे सॉलिड हैं, ये इनका कोई हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है। घाटम का है, लेकिन घाटम एक तरीके से समझ लो ये सॉलिड ही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से बजा रहे हैं ना इसको। सुशिर वाद्य, ये एरोफोन्स, विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर में मतलब आप हवा फूकोगे तो आवाज़ आएगी, जैसे फ्लूट, शहनाई, हारमोनियम, नादस्वरम, ठीक है। फोटो लगा रखा है, देखने का मन है देख लो एक बार सारी चीज़ें, जैसे फ्लूट है, शहनाई है, नादस्वरम है, सैक्सोफोन है, ट्रम्पेट है, ठीक है। ये अवनद वाद्य है, ठीक है, मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट है। ये घन वाद्य है, जिसमें मंजीरा, जलतरंग, कंच तरंग, झांझ, खड़ताल आते हैं। और ये तांत वाद्य है, सब में तार लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको। संतूर, संतूर कहाँ का है? तो कश्मीर का है, याद रखना, पर्शियन इन्फ्लुएंस से आया है ये, ठीक है। सारंगी, अब इसी से ये किससे इंस्पायर्ड हुआ है? तो रावण हथा। रावण हथा क्या है? तो एक तरीके का आपको फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अभी पढ़ेंगे इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ का है रावण हथा? तो रावण यानी कि राजस्थान, ऐसे याद कर लेना। चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं, बस इसी से काम आपका हो जाएगा। सितार, सितार के पायोनियर कौन है? तो रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, निखिल बैनर्जी, ठीक है। रविशंकर को भारत रत्न 1999 में मिला था, ठीक है, पद्म विभूषण भी मिला है, ग्रैमी भी मिला है। तबला वादक सबसे इंपॉर्टेंट, उस्ताद जाकिर हुसैन, उनके पिताजी अल्लाह रखा,
फिर अनोखे लाल मिश्रा, ठीक है, पंडित किशन महाराज, ठीक है। अब ये सारे जो आप देख रहे हो ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पायोनियर, तो ये इंपॉर्टेंट वाले मैंने दे रखे हैं। इससे ज़्यादा पढ़ना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया सारे विजुअलाइजेशन टेक्निक से मैंने याद कराए हुए हैं, एकदम आराम से, नहीं भूलोगे उतने डिटेल में। लेकिन मुझे नहीं लगता है जो अब इन सभी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए, तबला, जाकिर हुसैन पद्म विभूषण 2023 में इनको मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनको ग्रैमी भी मिला है, ठीक है। अल्लाह रखा को पद्मश्री मिला है। शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भारत रत्न इनको 2001 में मिला है, ठीक है। पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। उसके बाद संतूर, दो नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक है, संतूर से शिव भजन, यानी कि शिव कुमार शर्मा और भोजन भजन सोपोरी, ठीक है। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, एकदम याद रखना है, इसको मत भूलना। संतूर जैसा कि मैंने आपको बताया ये कश्मीर फोक से आया है ये, ठीक है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो है। शिव कुमार शर्मा भजन सोपोरी दोनों जो है ना, दोनों कोविड में मर गए। दो लेजेंड हमने खो दिए कोविड में, दोनों संतूर से रिलेटेड। अब शिव कुमार शर्मा के बेटे हैं राहुल शर्मा, क्लियर है। चलिए, संतूर संतूर से शिव भजन यानी कि शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण 2000 में मिला था। सरोद की बात करें तो अमजद अली खान, उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान। अमजद अली खान को पद्म विभूषण 2001 में मिला था। मृदंगम की बात करें तो पालघाट मणि अय्यर, उमायलेपुरम के शिवरमन, ठीक है। पालघाट मणि अय्यर फर्स्ट मृदंगम प्लेयर थे जिनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। सारंगी की बात करें तो उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद सबरी खान, पंडित राम नारायण, ये सारे के सारे सारंगी बजाते हैं। तो उस्ताद सुल्तान खान को पद्म भूषण मिले थे। अब बहुत नाम हमने हटा दिए जो कि मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। वीणा की बात करें तो वीणा ई गायत्री, ठीक है, और इसमें रुद्र वीणा एक होता है, ठीक है। तो उस्ताद असद अली खान, इसके अलावा जियाउद्दीन डागर, ये भी रुद्र वीणा बजाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्योति हेगड़े, ये भी रुद्र वीणा बजाते हैं। तो असद अली खान जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण इनको मिला है। इसके अलावा एक नाम छूट गया यार, क्या नाम है इनका, तो विश्व मोहन भट्ट, याद रहेगा, इनको भी ग्रैमी मिला है। और ये बजाते क्या हैं, तो ये बजाते हैं, इन्होंने ही अपना इजाद किया था जिसका नाम है मोहन वीणा, सॉरी, ठीक है, याद रहेगा, ये नाम भी आपको याद रख लेना है। चलिए, कुछ कुछ सवाल है जो देख लेते हैं। कौन सा घराना मदर ऑफ ऑल ख्याल घराना है, तो बता दो, तो ग्वालियर घराना, समझ में आया। ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है, ध्रुपद के लिए फेमस है, अब वहीं से निकल के आया ख्याल, ठीक है। नाट्य शास्त्र, ठीक है, इसमें घाटम को कौन से कैटेगरी में रखते हैं, तो भाई घन वाद्य, इडियोफोन, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, तो संतूर बजाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सा घराना भीमसेन जोशी से जुड़ा हुआ है, तो किराना घराना, विम बार से मैंने याद रखा है, ठीक है। इसके अलावा सेवैयाँ होती है ना, उससे क्या है, तो सवाई गंधर्व, ये सारे के सारे किराना घराना से रिलेटेड है। भाई नाट्य शास्त्र में फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड, बताओ क्या होता है, तो भाई तात वाद्य, अभी तो हमने देखा ना, स्ट्रिंग का मतलब होता है तात, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वॉज अवार्डेड द भारत रत्न इन 2001 अलॉन्गसाइड लता मंगेशकर, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। क्या बजाते हैं, तो ये बजाते हैं शहनाई, ये रेड फोर्ट पे भी बजाए थे इन्होंने, ये रेड फोर्ट पे भी बजाए थे और इसके लिए बड़ा फेमस थे। इसके अलावा ये ईरान भी गए थे कोई कॉन्सर्ट में, वहाँ पे भी बजा के आए थे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लता मंगेशकर जो हैं वो कौन से घराने से हैं, तो वो हैं भिंडी बाजार घराने से, भिंडी बाजार घराना। और आशा भोसले हाल ही में निधन हो गया, बताना चाहिए था यार मुझे, ठीक है। आशा भोसले कौन से घराने से हैं, तो भिंडी बाजार घराने से। कहाँ है भिंडी बाजार, भिंडी बाजार है ना, ठीक है। छज्जू खान, नज़ीर खान, खादिम हुसैन खान, ठीक है। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, ठीक है। इसके अलावा अमन अली खान, अंजनी बाई मालपेलकर, ठीक है, कुमार गंधर्व, ये हैं भिंडी बाजार घराने से, ठीक है। अभी आप कहोगे जो सर आपने तो बताया कुमार गंधर्व किराने घराने से, अरे मैंने सवाई गंधर्व की बात की है, सवाई गंधर्व,
एक और सवाल आता है, जो सवाई गंधर्व आपको म्यूजिक इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो पुणे में है। ये भी याद रख लेना आप, काम आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टेट वाइज म्यूजिकल ट्रेडिशंस को देख लेते हैं। इसके बाद बस बजेगा फोक म्यूजिक का ये इंस्ट्रूमेंट्स, बस खत्म है। तो पहले फोक म्यूजिक समझते हैं, फिर फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, फिर काम आपका खत्म है। सबसे पहली बात, चलते हैं वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा बाउल म्यूजिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। क्लियर है? अब इसमें बाउल म्यूजिक में एक तारा बजता है, दो तारा बजता है, खमक बजता है, डुबकी बजता है। याद करना है कर लेना, नहीं करना है कोई बात नहीं, छोड़ देना। भटियाली, भटियाली क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप वहाँ का जो मछुआरा कम्युनिटी है ना, वो गाता है ये। ठीक है, कहाँ पे? तो पद्मा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स, इन सभी में जो मछुआरा कम्युनिटी होते हैं वो भटियाली गाते हैं। भवैया दोस्तों, भवाई, BHAWAI, भवाई और भवैया। ठीक है, तो कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि भवाई अगर सीधे पूछा जाए तो फिर भवाई का मतलब ये है जो ये फोक डांस है, कहाँ का है? तो राजस्थान का। भाभी जी, याद आ रहा है? राजस्थान। ठीक है, और अगर राजस्थान ऑप्शन ना हो तो गुजरात। क्लियर है? इतनी बात आपने समझ ली? ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे भवैया है, तो भवैया कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में है। क्यों? क्योंकि ये फोक म्यूजिक की बात हो रही है, ना ही फोक डांस की। ठीक है, तो ये एक तरीके का बैलेट सॉन्ग है। बैलेट सॉन्ग क्या होता है? तो आप किसी की तारीफ में जब गाते हो, जैसा कि हमने देखा था महाराष्ट्र में पोवाड़ा, शिवाजी की तारीफ में गाया जाता है ना? तो भवैया क्या है? तो तारीफ में, राजबोंशी, ठीक है, उन सभी की तारीफ में ये गाया जाता था भवैया। भावैया याद रहेगा। तो भवाई से कंफ्यूज नहीं होना है। झूमुर, झूमुर आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ट्राइबल टी गार्डन हार्वेस्ट, हम लोग हार्वेस्ट में ऑलरेडी हमने देखा था, जो आसाम का फोक डांस भी झूमुर है और फोक म्यूजिक भी है। ठीक है, तो अगर आपने फोक डांस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप समझ लो कुछ नहीं देखा आपने। हर चीज़ इससे इंटर रिलेटेड है, हर चीज़। कोई ऐसा डांस, कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई कुछ है वो फोक डांस से नहीं रिलेटेड हो, इम्पॉसिबल है। सारी चीज़ इससे रिलेटेड है। ये वीडियो आपको मस्ट है जाके देखना। आसाम की बात करें तो बोर गीत, डिवोशनल सॉन्ग बाय श्रीमंत शंकरदेव, ये नाम आप भूलना मत। ठीक है, तो दो नाम आप मत भूलना, एक चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन वेस्ट बंगाल, ठीक है, और आसाम का श्रीमंत शंकरदेव। आसाम का एक और नाम मत भूलना आप, जिनका नाम है भूपेन हजारिका। अब मैंने इसमें इसका इंक्लूड तो किया नहीं है, भारत रत्न तो नहीं किया है, तो बताना तो पड़ेगा ना। तो भूपेन हजारिका, आप ये नाम मत भूलना। तो बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा कौन थे? तो भूपेन हजारिका थे। इनके नाम पे ब्रिज भी है ना? तो ये नाम मत भूलना आप। ठीक है, तो बोरगीत किसके लिए? तो श्रीमंत शंकरदेव। इसके अलावा महादेव, नहीं, माधवादेव। बिहू गीत, ये तो आपको पता ही होगा। अब कभी कभी पूछ देते हैं जो भाई इस बिहू में क्या बजाते हैं, तो पेपा आया हुआ सवाल है। खोल, गोगोना, गोगो गोगोना। ठीक है, आज तोकारी गीत, डिवोशनल है, तोकारी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे रिलेटेड है। दोस्तों इतनी मेहनत बता रहा हूँ मैं आपको, कोई एग्जाम में नहीं करनी पड़ती, यूपीएससी में भी नहीं करनी पड़ती, इतना हम लोगों को करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ओडिशा, ओडिशा 10 कठिया, नैरेटिव बैलेट्स विद वुडन क्लैपर्स। ऑलरेडी मैंने ये बता रखा है आपको, याद करो। उड़ीसा में जो एक सन टेम्पल बताया था ना आपको मैंने, उसके बगल में एक काठ की घड़ी थी। ठीक है, जो 10 हमेशा बजता रहता है उसमें, तो 10 कठिया है ना। उसके अलावा संबलपुरी फोक, नुआखाई से रिलेटेड है। नुआखाई मैंने आपको ऑलरेडी फेस्टिवल्स में बता दिया है। ड्रम्स में ढोल, निशान, ताशा। चलिए, छत्तीसगढ़ का पांडवानी ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसके दो पार्ट हैं, वेदमती और कपालिक, बिल्कुल मत भूलना। और तीजन बाई नाम एकदम मत भूलना, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। क्लियर है? राजस्थान की बात करें तो मांड, ठीक है, ये एक तरीके का फोक सॉन्ग है वहाँ का। केसरिया बालम आयो रे पधारो मारो मारो देश, यही है मांड है। फिर मंगनियार्स, एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, वो गाते हैं। ठीक है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है? तो इसको कमचिया कहते हैं। कमचिया याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही मिनिमल है। फिर लंगाज, मुस्लिम पेट्रॉन्स के द्वारा इंस्ट्रूमेंट, सारंगी, सिद्धि सारंगी। उत्तर प्रदेश में कजरी मॉनसून सॉन्ग है। और यही चीज़ अगर पंजाब में होती है तो इसको हम लोग कहते हैं तीयन। कजरी आपको बिहार यूपी दोनों जगह होता है। ठीक है, तो भाई झूला टांगता है, बहनें झूलती हैं। रसिया, बिढ़ा। ठीक है, इसके अलावा
आपको बिरहा गीत अगर आपसे ये पूछते हैं जो बिहार से रिलेटेड है तो कर देना टिक, हाँ सही बात है। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, तो वहाँ भी गाया जाता है, बिहार में भी गाया जाता है, झारखंड में भी गाया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है चकड़ी। अब चकड़ी डांस से कंफ्यूज मत होना, चकड़ी डांस हमने कहाँ देखा था? तो चकड़ी डांस हमने राजस्थान में देखा था, जब गाय के सर पे चक्र उग गए थे, याद आ रहा है? राजस्थान। तो यहाँ पे क्या है, तो चकड़ी सॉन्ग है, ठीक है। तो ये एक तरीके का वेडिंग सॉन्ग है, जो मैंने रॉफ आपको बताया था ना, रॉफ कश्मीर में होता है, तो उस समय में चकड़ी भी गाते हैं। क्लियर है? तो इसमें रबाब, संतूर, गरहा बजाया जाता है। तो ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सूफियाना कलम, ठीक है, तो ये सूफी डिवोशनल होता है। उत्तराखंड तो गगर, ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है हुरका, हुरका बाउल, याद है? हुरका बाउल। अब इन सभी के ऊपर में सवाल आ चुका है, ठीक है। महाराष्ट्र पोवाडा ऑलरेडी बता दिया मैंने, शिवाजी महाराज। लावणी ऑलरेडी देख लिया हमने, फास्ट रिदमिक सैटारिकल रोमांटिक, ढोलकी इसमें यूज होता है। गोवा मांडो देखनी, कोई दिक्कत है? अगर फोक डांस नहीं देखा है तो दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब तो आपके जवान पे होना चाहिए अगर आपने फोक डांस देख लिया है। दोस्तों क्लासिकल डांस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सोपान संगीतम के बारे में बताया था, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा कथकली में भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये क्या है ना, तो ये टेम्पल सॉन्ग है, टेम्पल की सीढ़ियों पे गाया जाता है ये। क्लियर है? तो टेम्पल डिवोशनल, एडक्का, एलथलम। फिर पुल्लवन पट्टू, ठीक है, स्नेक डीटी वर्शिप, पुल्लवन वीणा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पट्टू का मतलब होता है एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कर्नाटका दोस्तों, पुल्लवन पट्टू में पट्टू का मतलब होता है सॉन्ग, सॉरी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बोल दिया था गलती से, ठीक है। अब आ जाओ कर्नाटका, डोलू कुनीटा, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ड्रम डांस है, किस कम्युनिटी के द्वारा गाया जाता है? तो कोवाडा, कोडावा, कोडावा कम्युनिटी के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। और भगवान शंकर के भक्त होते हैं ये लोग। फिर भावगीत, लाइट इमोशनल पोएट्री सॉन्ग्स, ठीक है। चलिए इतना अगर आपने कर लिया इनफ है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है वैसे इनफ भी है, लेकिन इतना कर लो काफ़ी है। फोक इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए भाई साहब, अगेन अभी हम लोग भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, उसमें जो कैटेगराइजेशन है ना, तात वाद्य, अवनद वाद्य, ठीक है, सुशिर वाद्य और घन वाद्य, इसी पर डिवाइड करेंगे और उस पर याद करेंगे। स्टेट वाइज नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मतलब स्टेट वाइज तो देखना है, लेकिन कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड कर दिया है। कमचिया ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, तो मंगनियार कम्युनिटी के द्वारा बजाया जाता है ये, राजस्थान, याद रहेगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रावण हत्था, आजकल बड़ा न्यूज़ में चल रहा है। तो राजस्थान, गुजरात, एंशियंट बोर्ड, बोर्ड फोकलोर ऑफ रावण, ठीक है। तो क्या होता है ना, जैसे आपने ये देखा होगा ना, ये जो बजाते हैं सारंगी टाइप का होता है, टाइप का इस तरीके का होता है, और एक इस तरीके का ये होता है, मतलब बो के शेप का होता है, और इसी को इस तरीके से घुमाते हैं तो आवाज़ आता है पै पै। समझ में आया? आपने देखा होगा राजस्थान के गानों में ये अक्सर बजता है, ठीक है। इसके अलावा एक तारा, दो तारा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी में बजाया जाता है। ये बाउल डिवोशनल इंस्ट्रूमेंट है। पेना याद कर लेना, मणिपुर ऑलरेडी मैंने बताया भी है, जब हमने क्लासिकल डांस पढ़ा था मणिपुरी। तो पेना वहाँ पे यूज़ होता है, ये भी बो की तरह होता है इस तरीके से, ठीक है। और लाई हरोबा फेस्टिवल, लाई हरोबा क्या है? तो प्रीकर्सर ऑफ मणिपुरी डांस, याद आ रहा है? ठीक है, तो उस समय में ये बजाया जाता है। चलिए अवनद वाद्य, मेम्ब्रेन्स वाला देखते हैं। तो हुड़का बाउल, उत्तराखंड, एकदम सवाल आएगा। ये आपको डमरू की तरह होता है, इस तरीके से, इस शेप का होता है, आवर ग्लास ड्रम, ठीक है। जैगर रिचुअल्स में ये बजाया जाता है। घूमट गोवा में, बिल्कुल याद रख लेना। उसका पुंग, पुंग चोलम ऑलरेडी याद करा दिया था आपको मैंने मणिपुरी वाले में, ठीक है। जब हम लोगों ने मणिपुरी फोक डांस पढ़ा था, संकीर्तन डांस याद करो। खोल मृदंग, भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड। सुशिर वाद्य, पेपा, उल्टा चलेगा क्या? हाँ पेपा आसाम, ठीक है। ये बुफेलो हॉर्न से बनता है ये, पेपा मतलब समझ लो एक तरीके से पाइप है, इससे याद कर लेना, इस शेप का होता है ये, ठीक है। यहाँ पे फूंकते हैं तो बजता है। बुफेलो हॉर्न से बजाया बनता है, बिहू में इसका इस्तेमाल होता है। अलगोज़ा पंजाब राज में, ठीक है। ये मतलब दो तरीके, दो बैम्बू फ्लूट्स होते हैं एक साथ जुड़े हुए, आपने देखा होगा, और आदमी एक साथ में दोनों में फूंक मारता है। ये नाक है मान लो, और ये आँख है, इस तरीके से फूंक मारता है, ठीक है। करना भोंगाल, राज हिमाचल, लॉन्ग ब्रास ट्रम्पेट, घन वाद्य, इडियोफोन, करताल, मोरचांग, उसका घघड़ी, चिमटा, आयरन थॉन्ग्स विद जिंगल्स। बस इतना है, अगर आपने याद कर लिया तो मजे मजे। चलिए सवालों को देख लेते हैं। बताओ, कश्मीरी म्यूजिक एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इज करेक्टली मैच्ड। बताओ, चकड़ी
क्लासिकल फॉर्म यूजिंग संतूर एंड हाफिज नगमा, क्या ये सही है? तो भाई साहब ये चकड़ी जो है ना, ये फोक सॉन्ग है, ना ही क्लासिकल फॉर्म है, ठीक है। सूफियाना म्यूजिक फोक स्टाइल, गलत हो गया। हाफिज नगमा डांस बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स ऑफ सूफियाना म्यूजिक, एब्सोल्युटली ट्रू, ऑलरेडी मैंने याद करा रखा है आपको। हाफिजा याद रखो, याद आ रहा है, हाफिजा डांस, अरे जम्मू कश्मीर, ठीक है। रॉफ इंस्ट्रूमेंटल डुएट परफॉर्म टू विद संतूर एंड सितार, अरे गलत बात है भाई, रॉफ में महिलाएं जो होती हैं वो पेयर बना के डांस करती हैं और फुटवर्क उसमें इंपॉर्टेंट होता है। Who is credited with developing the modern notation system of Hindustani classical music and documenting composition in क्रमिक पुस्तक माला? मल्लिका, बताओ कौन सा है? सीजीएल का सवाल है 2025 का, बताओ बताओ, आ गया समझ में? ठीक है, तो राइट आंसर विल बी विष्णु नारायण भतखंडे ऑफ बॉम्बे। दोस्तों पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ग्वालियर घराना जो है ना, ठीक है, इनके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम अक्सर मुझे देखने को मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस में, ठीक है, क्लियर है? तो राइट आंसर विल बी विष्णु नारायण भतखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर से कंफ्यूज मत होना, क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। जातीज इवॉल्व फ्रॉम राग एज पर देयर एंशिएंट टेक्स्ट, क्या ये बात सही है? उल्टा हो गया ना, इसीलिए मैंने आपको राहुल गांधी का एग्जाम्पल देके समझाया था, ठीक है। तो जातीज इवॉल्व फ्रॉम राग एज पर देयर एंशिएंट टेक्स्ट, और दूसरा यहाँ पे देखो डी ऑप्शन, रागाज इवॉल्व फ्रॉम जातीज, ठीक है। 72 मेला वाज बाई वेंकटमती, तो दिस ऑप्शन विल बी राइट, समझ में आया? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। 72 मेला सिस्टम वाज गिवन बाय भरत, नो नॉट भरत, वेंकटमुखी, ठीक है, गलत हो गया। फोक म्यूजिक ओरिजिनली यूज्ड मेला एंड ग्राम स्केल्स, गलत बात है, ठीक है। तो कर्नाटिक म्यूजिक यूज्ड मेला, ठीक है, एंड द ग्राम स्केल्स, बस यही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन कर्नाटिक म्यूजिक लघु वाज द फाइव विद 5 बीट्स इज नोन एज डैश जाति, बताओ क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है खंड, और ये बात मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, तो ये मैं ऐड कर दूंगा, मैं कहीं लिख लेता हूँ यार, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने लिख ली है, एक तो आपको ये लघु जो है वो बता दूं, ठीक है, जब जाति पढ़ाऊंगा उसी समय में मेंशन कर दूंगा, और विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ठीक है, उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, ग्वालियर घराने से हैं और इनके ऊपर में अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल ये आ जाएगा, जो लाहौर में कॉलेज किसने स्थापित किया था, तो विष्णु दिगंबर पलुष्कर ने पहली बार स्थापित किया था, तो पूछते हैं सवाल, तो वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सिक्किम इज बिलीव टू हैव बीन द फर्स्ट क्रिएटेड फ्रॉम द डीटी तेरालारा लाहा डोंगना इज एसोसिएटेड विद माइथोलॉजिकल ओरिजिन्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज सिमिकिया कोम, ठीक है। अब ये सवाल क्यों मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पूछा हुआ सवाल है, ऐसा सवाल नहीं बने तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ राग बेस्ड परफॉर्मेंस, बताओ इसमें से राग बेस्ड परफॉर्मेंस कौन सा नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सोनाटा, ठीक है। बाकी ठुमरी, ध्रुपद और प्रबंध जो है वो राग बेस्ड हैं, और सोनाटा जो है वो अपना हिसाब किताब है नहीं, वेस्टर्न है, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है, क्लियर है, आसान सा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस घन वाद्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक, बताओ कौन सा होगा? तो ट्यून्ड मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स, ट्यून किसको करोगे भाई, तार जिसमें रहेगा उसी को तो ट्यून करोगे ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरिंग प्रिसाइज ट्यूनिंग बिफोर यूज, इसमें भी क्या ट्यून करोगे, नहीं करोगे। सॉलिड नॉन ट्यूनेबल इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए तो उसको हम लोग घनवाद्य कहते हैं, सॉलिड होता है। प्राइमरली यूज फॉर रिदम इन फोक म्यूजिक, एब्सोल्युटली ट्रू है ना, और विंड इंस्ट्रूमेंट तो ये होता ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया? तो ये है आपका सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, जो घाटम होता है वो क्या है, तो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इडियोफोन क्या है, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द म्यूजिकल फॉर्म स्वर जाति, बताओ स्वर जाति होता क्या है? देखो भाई, स्वर जाति होता क्या है ना, जो सिंपल सी बात है, पहले कर्नाटिक म्यूजिक में कुछ एक म्यूजिकल फॉर्म था स्वर जाति, ठीक है, इसको मतलब क्लासिकल डांसर्स ने अडॉप्ट कर लिया था, और स्वर जाति मैंने आपको बताया होगा भरतनाट्यम में, ठीक है। तो अ वोकल फॉर्म लेटर अडॉप्टेड फॉर डांस, ठीक है। Which type of folk song in Haryana is popularly known as Ragini despite having no connection with the classical Rag Ragini system? तो रागनी किससे रिलेटेड है भाई, तो ये क्या है, तो रागनी है एक तरीके का फोक सॉन्ग, ठीक है। कहाँ पे होता है, तो हरियाणा में होता है, ठीक है। और वहाँ पे आपको फोक थिएटर क्या है,
हरियाणा का तो स्वांग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स केरलाज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेरिटेज, देखते हैं क्या सीन है। रावण हत्था कहाँ का है, तो भाई ये है आपको राजस्थान का, तो ये गलत हो गया। केरला म्यूजिक यूजेस ओनली विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टूरी एंड कोम्बो, यहाँ पे ओनली दिख जाओ वहीं पे टाटा बाय बाय, ठीक है। आप केरला के डाइवर्स म्यूजिक को आप ओनली से बांधोगे इंस्ट्रूमेंट से, विंड इंस्ट्रूमेंट से, गलत बात। केरलाज इंस्ट्रूमेंट्स आर रीसेंट एंड मोस्टली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड, क्या ये आंसर सही होगा, तो ये भी नहीं। ड्रम्स लाइक तिमिला और मडालम, ठीक है। ताल मडालम मैंने आपको बताया भी होगा आपको इसमें जब क्लास का डांस पढ़ाया था। आर मेंशन्ड इन सिलापतिक्रम, ठीक है। सिलापतिक्रम क्या होता है, तो भाई संगम लिटरेचर से एंशिएंट टेक्स्ट है। आर स्टिल यूज टुडे, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। जब आप कथकली करते हो तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो दिस ऑप्शन विल बी द राइट वन। ऑलरेडी क्लासिकल डांस में मैंने बता रखा है। तो आप जब ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली राइट ऑप्शन पे चले जाओगे जब आप सिलेबस कंप्लीट करके बैठे होगे तो। विच ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑर्नेट कर्व्ड हॉर्न पाइप डिजाइन एंड सेरेमोनियल यूज्ड इन द फोक म्यूजिक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो राइट आंसर इज नरसिंघा, ठीक है। अब नरसिंघा मैंने आपको कहाँ पे बताया था, याद करो। तो दोस्तों मैंने ये आपको बताया था डोगरा कम्युनिटी जो है ना कश्मीर की, हिंदू पंडित कश्मीरी कश्मीरी जो होते हैं, ठीक है। डोगरा कम्युनिटी बेसिकली कश्मीरी डोगराज, ठीक है, वो नरसिम्हा बजाते हैं, जो कि मैंने G20 में आपका दिखाया था फोक डांस वाले वीडियो में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपको इसको बजाया जाता है, ठीक है। हॉर्न पाइप के डिज़ाइन का होता है ये नरसिम्हा, इस तरीके का होता है, समझ में आया। व्हाट इज़ द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ बुर्रा कथा इन आंध्र प्रदेश, बुर्रा कथा को भी हम लोगों ने ऑलरेडी फोक डांस में कवर कर लिया है। इसमें होता क्या है ना, जो तंबूरा बजाते हैं, और इसका इस्तेमाल किस लिए करती है, तो गवर्नमेंट आपको पोलियो वोलियो के प्रचार के लिए, या फिर डिफरेंट अगर कोई स्कीम्स वगैरह निकालती है जो कि घर घर तक आवाज़ लोगों को पहुंचाना है, तो फिर फोक सॉन्ग्स और बुर्रा कथा की मदद लेके फोक डांस, फोक सॉन्ग कह लो, जो भी कह लो, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसे प्रचार करते हैं। तो इसमें तंबूरा बजाया जाता है, इस तरीके का होता है, इसी को पीटते हैं। आप देख लेना फोक डांस वाली वीडियो, वहाँ पे दिख जाएगा किस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। क्लियर है। चलिए, लावणी, लावणी का मतलब होता है लावण्य, इसमें ढोलकी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलिए लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिकल फॉर्म्स आर्टिस्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्टली मैच्ड, बताओ। रामपुर शिशवान घराना, fast nosed pattern, technically demanding, ठुमरी बनारस style, known for lyrical ख्याल्स, following tarana, टप्पा, prominent exponent of lyrical love songs, ठुमरी, रसूलन देवी, slow expressive emphasize mood over strict grammar, सारे ऑप्शन नहीं होंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामपुर शिशवान घराना जो है ना, इसमें फास्ट नोस्ट पैटर्न होता है, टेक्निकली डिमांडिंग। टफ सवाल है, ठीक है, बस यही है इसका आंसर, बहुत ही टफ सवाल है। चलिए इतना ही आपको करना था, और जो जो चीज़ें मान लो छोटी छोटी बातें जो छूटी हुई हैं वो मैंने अलग से नोट कर लिया है, लेक्चर के दौरान ही मैं ऐड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।